आज की हमारी बीएल स्टोरी थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि हमारी आज की स्टोरी में वैम्पायर, वुल्फ, इन सब चीजों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन दिखाया गया है और इसके साथ साथ साइड में एक इतनी खूबसूरत लव स्टोरी चलती है जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक वुल्फ को। उसके पीछे एक लड़की भाग रही होती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरा इंतजार करो, और ये वुल्फ कहता है कि जल्दी करो, सेरेमनी बस शुरू होने वाली है। कोई ये नहीं कहेगा कि एक वुल्फ बोल कैसे सकता है। यहाँ पर लड़के जब प्रेग्नेंट हो सकते हैं तो वुल्फ बोल भी सकता है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने फिर से मुझे धोखा दिया, तुम वापस से भेड़िया बन गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकती। ये भेड़िया कहता है कि हम बहुत ही जल्द गाँव पहुंच जाएंगे और जो तुम फंक्शन का इतने समय से इंतजार कर रही थी उसको एंजॉय कर सकती हो। लेकिन गाँव पहुंचने के बाद ये देखता है कि गांव में कोई जिंदा है ही नहीं, हर जगह लाशें बिछ चुकी हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उस लड़के का खून पी रही है। इस भेड़िए को देखने के बाद वो कहती है कि अच्छा ये तुम हो। तभी इसकी आंखें खुल जाती है और इसके सामने कोई एक दूसरा भेड़िया आता है जो कि अभी इंसान के रूप में है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कोई सपना देखा, वैसे मुझे क्या कुछ खून फ्री में मिल सकता है। इस पर्पल बाल वाले लड़के का नाम जिनिया है और ये उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ। वो जैसे ही न्यूज पढ़ता है वो कहीं पर भाग कर जाता है। तभी वो पीछे से कहता है कि अरे इतनी जल्दी क्या है, क्या एक छोटा सा भेड़िया का गाँव तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? क्या तुम्हें वही गलती दोहराने का डर है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो। भेड़ियों का ब्लड बैंक मेरे लिए बहुत कीमती है, मैंने बहुत दिनों से खून टेस्ट नहीं किया है। जेनिया कहता है कि ये फालतू बातें करना बंद करो, तुम्हें अगर खून ही चाहिए तो तुम मेरा खून ले लो। वे कहता है कि इस टाइम मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, और ये बोलने के बाद वो उसे बाइट कर लेता है। जेनिया कहीं भागते हुए जा रहा होता है और कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा और सब कुछ बचा लूंगा। बट वो जाकर देखता है कि फिर से उस गांव में सभी लोग मारे जा चुके हैं। वहां पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इतने खून के साथ तो मैं कई दिनों तक धूप में बिता सकता हूँ। तभी एक लेडी कहती है कि अरे इतनी भी जल्दीबाजी मत करो, अगर हमें वो सफेद भेड़िया नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा लड़का कहता है कि इस गाँव में बेयर वुल्फ बहुत जिद्दी है, वे अंत तक भी नहीं मानेंगे कि उनके बीच में कोई व्हाइट भेड़िया है। जेनिया सोचता है कि एक सफेद भेड़िया, क्या वो सिर्फ एक वेयरवुल्फ में ही होता है? वे तीनों वापस से उस भेड़िए को खोजने के लिए चले जाते हैं और इधर जेनिया भी भागकर एक घर के अंदर आता है। घर के अंदर आते ही एक लड़की उसका पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक वैम्पायर हो। वो बताता है कि हाँ मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, तुम्हें सच में बहुत चोट लगी है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। पर वो कहती है कि नहीं जाने दो, मैं ऑलरेडी मरने के कगार पर हूँ। बट ये कहता है कि नहीं मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपको बचा लूंगा। तब ये लेडी कहती है कि अच्छा अगर तुम ये कर सकते हो तो इसे यहाँ से निकालो, उन वैम्पायर को अंदर मत आने देना। इस घर के नीचे बेसमेंट में मेरा बेटा है, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम उसकी जान बचाओ। वो जल्दी से भागकर नीचे जाता है और पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई है, और नीचे एक बहुत ही प्यारा लड़का होता है। जिस व्हाइट वुल्फ को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो यही है। जिनिया कहता है कि मैंने उस लड़के को खोज लिया और ये अभी भी जिंदा है। उसके बाल देखकर ये समझ जाता है कि यही व्हाइट वुल्फ है। इस बच्चे को मून के द्वारा चूज किया गया है। वो जल्दी से अपना जैकेट निकालकर उसको पहना देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि किसी भी हाल में वो उसे जिंदा रखेगा। बट वो जैसे ही बेसमेंट से बाहर आ रहा होता है एक लड़की उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर होगे, फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया, युआन जेनिया। ओके तो इसका पूरा नाम ये है। जेनिया कहना काफी अलग सा फील आ रहा है, इसीलिए क्यों ना हम इसको युआन बोले। युआन हमें बताता है कि ये लड़की जिसका नाम यान है ये वो इंसान है जिसको मैंने अपना सब कुछ दिया, इसके प्रोटेक्शन के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार था। बट ये लड़की उन लोगों के साथ चली गई जिन लोगों ने इसे हमेशा के लिए डार्कनेस में डाल दिया। लड़की कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं तुम्हें काफी समय से खोज रही थी, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो मेरे पास्ट की हैप्पी मेमोरी है वो सब असली है। भले ही अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुमसे सुरक्षा की जानी पहचानी भावना अभी भी आती है। ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ूंगी तो तुम पक्का बचाने आओगे। यान कहता है कि सपनों में जीना छोड़ दो, और तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, यहाँ तक कि हमारा मिलना भी वैसा ही है जैसा उस दिन था जब हम अलग हुए। क्या तुमने वैम्पायर को भेड़ियों के गांव में मारपीट करने के लिए उस्काया था? वो बताती है कि मेरा मिशन था उस व्हाइट भेड़िए को ढूंढना, किसी को मारना तोड़ना ये मेरा शौक नहीं है। युआन कहता है कि मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, जरूर वैम्पायर का तो कोई लीडर होता होगा जो कि इसे ऑर्डर दिया है उस व्हाइट वुल्फ को पकड़ने के लिए। अगर उन्हें पता चल गया कि बी लैंग अभी यहाँ पर है तो काफी दिक्कत हो जाएगी। यान कहती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, तुम बाहर क्यों नहीं आते, मैं तुमसे बहुत डरी हुई हूँ। युआन चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास मत आना। तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैंने कई बार यहाँ पर तलाशी ली है, मुझे लगता है कि मैंने कहीं और से आवाज सुनी है। यान युआन से कहती है कि अरे यार हमारा प्राइवेट टाइम फिर से डिस्टर्ब हो गया। दो लड़के उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मिस आप यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनते ही यान गेट बंद कर लेता है ताकि इनको उसका स्मेल ना जाए। यान कहती है कि मैं तो बस देखने आई हूँ कि तुम लोगों ने क्या हुड़कम मचाया है, और
ये सारी प्रॉब्लम हमारे लॉजिस्टिक्स टीम को उठानी पड़ेगी। दूसरा कहता है कि हमें इसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन हाँ आप जल्दी से चलो हमारे साथ, कहीं और हम खोजते हैं उस वुल्फ को, क्योंकि बहुत ही जल्द सुबह हो जाएगी। जाते टाइम ये बोलती है कि हम बहुत ही जल्द मिलेंगे इवान। इवान कहता है कि चलो अच्छा है कि वो चली गई, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे इस बच्चे को बचाना है। जाते टाइम ये उस औरत का भी नफ्स चेक करता है, वो देखना चाहता है कि ये जिंदा है या मर गई, बट ये मर चुकी है। इसीलिए वो उस औरत के लाश से कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके बेटे का ख्याल रखूंगा। अब हम एक रूम के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर ये वुल्फ सोया हुआ है। वैसे इस वुल्फ का नाम है वी लैंग। इवान सोच रहा है कि हम यहाँ पर काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं, उन लोगों को हमारे लोकेशन का पता चल गया होगा, ज्यादा देर तक यहाँ पर रहना सेफ नहीं होगा। तभी बी लैंग की आंखें खुलती है और वो उससे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। यान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तुम उठ गए। ये तुरंत चिल्लाकर पूछता है कि तुम कौन हो और मेरी मॉम कहाँ पर है। इवान बताता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड का फ्रेंड हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बट बी लैंग उसका हाथ हटाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करूं, हमारे ऊपर कई सारे वैम्पायर ने अटैक किया था, हो सकता है कि तुम भी एक वैम्पायर हो। इवान उसको पीछे कॉलर से पकड़ लेता है। तब ये लड़का उसके हाथ पर काटने लगता है। ये उससे पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो। मैं एक वैम्पायर हूँ, अभी तो इसने बोला था कि ये एक वेयरवुल्फ है। क्या सीन है अभी आगे पता चलेगा। वैसे अभी तक तुमने किसी वैम्पायर को देखा नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा तो बिहेव दिखाओ जब तुम्हें पता ना हो कि खतरा कितना बड़ा है। ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी यान को किसी और की आवाज सुनाई देती है। बी लैंग अभी भी बोले जा रहा है कि तुमको क्या चाहिए मेरे से। ये उसे समझाता है कि शांत रह, दो लौंडे यहाँ पर आए हैं और ये दोनों आते ही चिल्लाते हैं कि अगर यहाँ पर कोई है तो वो बाहर निकले, अगर तुम उनके साथ सॉफ्ट बनने की कोशिश करोगे तो पुलिस आ जाएगी। ये दोनों वैम्पायर हैं। ये चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे मत छुपो, मुझे यहाँ से एक भेड़िए की सुगंध आ रही है, मेरे साथ ये हाइड एंड सीक खेलना बंद करो, सामने आओ मेरे। दूसरा वैम्पायर बस बेड टच करके बता देता है कि यहाँ पर कोई बैठा था, क्योंकि ये अभी भी गर्म है, तुम अभी अगर मेरे सामने नहीं आए तो मैं इस घर को तोड़ दूंगा। इस बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर में जो लोग होते हैं वो ऊपर वाले लोगों से शिकायत कर रहे होते हैं कि इतना शोर करना बंद करो, हम अभी रात को सो रहे हैं, अगर तुम नहीं रुके तो मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। दूसरा वैम्पायर कहता है कि अरे यार मुझे इसीलिए ये सब करना पसंद नहीं है, अगर अभी हम मिशन कंप्लीट नहीं करेंगे तो भी हम गाली सुनेंगे और अगर यहाँ पे पुलिस आ गई तो भी प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ यान उस वुल्फ से कहता है कि बस शांत रहना, कुछ भी बोलना मत। वो दोनों वैम्पायर बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर छुपने के लिए कोई ज्यादा जगह नहीं है, इसीलिए अच्छे से चेक करो। तभी यान उनके सामने आ जाता है और कहता है कि अरे यार मैं तो बस एक सिगरेट ब्रेक के लिए गया था, तब तक तुम लोग यहाँ पर आकर तोड़फोड़ मचाने लगे, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। और तुम लोग जिस व्हाइट वुल्फ की बात कर रहे हो उसके बारे में तो मैंने बचपन में कहानियों में पढ़ा था, ऐसा कुछ रियल में थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है। तभी वो जो रेड बालों वाला वैम्पायर होता है वो कहता है कि मुझे पागल समझे हो क्या, मैंने तुम्हें उस वुल्फ के साथ देखा था और तुमने खुद हमें कई बार बचाया है। बी लैंग क्या तुम ऐसे किसी इंसान के साथ रहना चाहोगे जो कि हम जैसे वैम्पायर की जान बचा चुका हो। वैसे तुमको क्या लगता है कि तुम उस व्हाइट वुल्फ को बचाकर वेयरवुल्फ का विकास वापस पाना चाहते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारी वजह से वो मरने वाले वेयरवुल्फ तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम एक अकेले भेड़िया हो जिसके तुम्हारे ही समूह वालों ने अलग कर दिया। यहाँ पर वो युवान का नाम भी लिया था जिसका नाम सुनकर बी लैंग की किसी की याद आती है। फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे उसको परेशान कर रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये भी बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, वो बड़ा गद्दार और सफेद बालों वाला सनकी। दूसरा लड़का कहता है कि बिल्कुल ये दोनों लोग ऐसे हैं जिन्हें भेड़ियों के समूह वालों ने उसे निकाल दिया। ये बच्चा चिल्लाते हुए कहता है कि अपना बकवास बंद करो, नहीं तो मैं एक वैम्पायर बन जाऊंगा, देखो मैं कैसे तुम लोगों का खून पी लेता हूँ। ये सब सुनते ही वो लड़के भागने लगते हैं। बेसिकली ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं और जो बच्चा थोड़ा सा अलग दिखता है उसे सारे बच्चे तो परेशान करते ही हैं। प्रेजेंट टाइम में बी लैंग कहता है कि अच्छा है तो ये वही फेमस भेड़िया है। युवान उससे कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे इतनी दुश्मनी रखते हो, क्या सोचकर तुमको मेरी इतनी परवाह है, मैंने वेयरवुल्फ को तुम्हारे हाथों से बचाया। तब वो वैम्पायर कहता है कि जब बात यहाँ तक आई गई है तो तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, ऐसा करने से कोई भी वैम्पायर तुमको परेशान नहीं करेगा। युवान उसको बीच में रोकते हुए कहता है कि तुम काफी देर से बकवास कर रहे हो, अब मुझे समझ में आया, मैं फालतू में ही इतने सालों से छुप रहा था। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि वैम्पायर अब से मुझसे दूर रहेंगे तो मैं उसे तुमको क्यों नहीं दे देता। इधर बी लैंग सोचता है कि ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है, इसने तो मुझे बचाया है, थोड़ी ना ये मुझे उन लोगों को दे देगा। दूसरा वैम्पायर कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरी बातों को इतनी आसानी से मान जाओगे, चलो तो थोड़ा जल्दी करो। दूसरी तरफ बी लैंग सोचता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इस बालकनी से कूदना पड़ेगा, वे लोग कमरे के अंदर कभी भी आ सकते हैं। बट तभी युवान अपना गन निकालता है और उनके सामने अचानक से आ गया और उन लोगों से कहता है कि ओ बेटे तुम लोग तो फंस गए मेरे चाल में, ये बंदूक मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाया है, इसको ट्राई क्यों नहीं करते एक बार। ये लाल बालों वाला वैम्पायर कहता है कि जल्दी से भागो यहाँ से। जल्दी से वो गन फायर करता है और इस बंदूक से कोई गोली नहीं निकलती बल्कि एक बहुत ही गंदी स्मेल निकलती है जो कि उस पूरे रूम को कवर कर लिया। वो दोनों बात
करते हैं कि इसने फिर से हमें फंसा दिया। युआन और बी लैंग दोनों नीचे आ चुके हैं। ये उससे बोलता है कि अब टेंशन मत लो, वो लोग हमें नहीं पकड़ सकते। बी लैंग काफी शांत है, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या हो गया, अचानक से तुम इतने शांत हो गए। वो पूछता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे इस तरीके से कभी अकेला नहीं छोड़ सकते, क्या उनको वैम्पायर ने मार दिया। युआन बताता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे स्टार्टिंग में झूठ बोला था। कुछ वैम्पायर ने तुम्हारे विलेज पर अटैक किया, वहाँ पर काफी अफरा तफरी मच गई थी, हर कोई वहाँ से भाग रहा था। मुझे तुम जंगल में एक छिपी हुई जगह पर मिले, इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ से यहाँ पर ले आया। बीलैंग भी सोचता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब इसने लोगों की जान बचाई हो। बीलैंग को ऐसा लग रहा है कि इसके मॉम डैड अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो कहता है कि हम वापस चलेंगे और उनको ढूंढेंगे। युआन कहता है कि वहाँ पर अब कोई भी वेयरवुल्फ नहीं बचा है। जिन वैम्पायर ने तुम्हारे विलेज पर अटैक किया था उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, उनको ढूंढने से पहले तुमको खुद की परवाह करनी चाहिए। बीलैंग कुछ नहीं बोलता, बस उसको देखता रहता है। तब ये पूछता है कि क्या तुमको अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। युआन, मैं तुमको जानता हूँ। ये कहता है कि अच्छा, मैं इतना फेमस हूँ। युआन, तुम वो इंसान हो जिसका कोई भी रोल नहीं लेना चाहता। जब भी हम गेम खेलते थे लोग तुमसे डरते थे, कोई भी तुम जैसा नहीं बनना चाहता। तुम एक ऐसे भेड़िए हो जिसको ना ही बच्चे पसंद करते हैं और ना ही बड़े, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। यान कहता है कि यार कितना टाइम हो चुका है कि जब पिछली बार किसी ने ये माना था कि मैंने उसकी जान बचाई है। बी लैंग कहता है कि मुझे अभी भी तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं हुआ है। मैं अपनी आंखों और कानों का इस्तेमाल करूंगा किसी भी इंसान को जज करने के लिए, मेरी मॉम ने कहा था ऐसा करने के लिए। यान कहता है कि चलो पहला स्टेप लेते हैं जिससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। वो अपना नाम बी लैंग बताता है। ओके बी लैंग, चलो एक नया घर ढूंढते हैं। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके पास एक उड़ता हुआ बैट आता है और वो उसे बताता है कि वो लोग सक्सेसफुली वहां से जा चुके हैं, कोई तो है जो उन लोगों को ढूंढ रहा है। तभी उसके पास एक वैम्पायर आता है। मिस एल्डर आपसे मिलना चाहते हैं। यान उससे कहती है कि तुम अभी गलत टाइम पर आए हो, वैसे मेरे पास अभी और कोई चॉइस नहीं है। अब ये एक वैम्पायर के पास जाती है और इसका लुक देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शायद वैम्पायर का राजा है, वी कैन से किंग ऑफ वैम्पायर। यान, तुम यहाँ पर हो, पास आओ मेरे। क्या हो गया पिताजी। यान ऐसा जवाब देती है और इससे हमें ये पता चलता है कि ये उसका बाप है। आप मुझे अचानक से देखना क्यों चाहते हैं। ये राजा बताता है कि मैं तुमको एक इम्पोर्टेंट न्यूज बताना चाहता हूँ। किसी को उसका निशान मिला है। उन लोगों ने कहा कि उन्होंने यान को उसे ले जाते हुए देखा जब उन्होंने वेयरवुल्फ की गांव की तलाशी ली थी, लेकिन तुम्हारे एक आदमी ने बताया कि तुमने उसे जाने दिया। डैड, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था मेरे साथ कोई इतना सेल्फिश आदमी होगा जो हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए इतना घटिया झूठ बोल रहा है। इसके पिताजी भी कहते हैं कि हाँ तुम सही बोल रही हो, इसीलिए मैंने उसको फांसी के कमरे में भेज दिया है और तुम उसे कभी भी सजा दे सकती हो। डैड, मुझे पता था कि आप मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा करोगे। यान, मैं तुम्हारे ऊपर इसलिए ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ मेरी सेवा कर रही हो। मैं राइट हूँ ना, ये गलत है। एम आई राइट? ऑफ कोर्स डैड, मुझे पता है कि युआन ने कुछ टाइम तक तुम्हारा देखभाल किया था, इसीलिए वो कुछ भी करता था तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था, उसे मैं करने देता था। अगर मैं उसे पकड़ना चाहूँ तो मेरे लिए एक चींटी मसलने जितना आसान है। नेक्स्ट सीन में हम युआन और बी लैंग को देखते हैं। युआन उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम किसी बात से परेशान हो क्या। बी लैंग वहाँ पर पड़े खाने को देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्या मैं इनको खा सकता हूँ। तब युआन सीधा मना कर देता है, ये बहुत महंगे हैं, तुम इसको ऐसे ही नहीं खा सकते। तब ये लड़का उसे इस बात पर कंजूस कहता है, वैसे जिस वैम्पायर से हम पहले मिले थे वे मुझे सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि मैं एक व्हाइट वुल्फ हूँ। बी लैंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, क्या तुमने बचपन से ही अपने बारे में कुछ खास महसूस किया है। बी लैंग इस पर जवाब देता है, नहीं। युआन पूछता है कि कोई तो खास एबिलिटी होगी, जिस पर ये कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम क्या जानना चाहते हो। मेरे पास कोई खास एबिलिटी नहीं है। वैम्पायर के बीच में एक मिथ है, हजारों सालों में एक बार मिलने वाला व्हाइट वुल्फ, खून जो भी वैम्पायर पी लेगा वो वापस से सनलाइट में जा सकता है। तुम लोगों को पता होगा कि वैम्पायर सनलाइट में नहीं जा सकते, इसीलिए उन्हें ये वुल्फ चाहिए ताकि वो सनलाइट में भी आराम से घूम फिर सके। सूरज की रोशनी से उन्हें और डरने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक कहानियां भी हो सकती हैं। तभी बी लैंग कहता है कि क्या मेरा खून ये सब कर सकता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या यही रीजन है कि मेरे विलेज के ऊपर अटैक हुआ। युआन बताता है कि एक लेजेंड था और उसके पास कुछ बहुत ही खतरनाक शक्ति थी और वो भक्तों की इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो शैतान का दूत है जो कि वेयरवुल्फ के शरीर में घुस गया ताकि वैम्पायर दुनिया पर कब्जा कर सके। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो। वैसे ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, तुम्हें इसकी इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है।
तुम ना ही भगवान हो और ना ही दानव। बीलैंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो वैम्पायर तो मूर्ख हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो सब बेकार है। युआन उस खाने के लिए अलाउ कर देता है जिसे बीलैंग काफी देर से देख रहा था, और ये भी कहता है कि कल हम चलेंगे नए कपड़े खरीदने क्योंकि इसके सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। बीलैंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि हम कल इंसानों की गली में जाएंगे। युआन इस पर हाँ में जवाब देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम इससे पहले आज तक अपने गांव से बाहर नहीं निकले। बीलैंग हाँ कहता है, मैं उन सभी को टीवी पर देखता हूँ, मतलब ये इंसानों को टीवी पर देखता है, बट आज तक उनसे कभी मिला नहीं, और हाँ हम कभी भी अब वैम्पायर से नहीं भिड़ेंगे। युआन कहता है कि चलो कम से कम हम दिन में तो सुरक्षित हैं, क्योंकि ये वैम्पायर दिन के समय में इंसानों की गली में आने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन कल तुम्हें अपना कान और पूंछ छुपाना पड़ेगा। बीलैंग कहता है कि मैं अपना कान और पूंछ नहीं छुपा सकता। युआन भी लाइक अच्छा ऐसे कैसे नहीं छुपा सकते, जरा मुझे तो देखने दो। हर वेयरवुल्फ 10 साल की उम्र में ये कर सकता है, मैं तो तभी कर लिया था जब मैं 5 साल का था। बीलैंग चिल्लाते हुए कहता है कि दूर हटो मेरे से, मेरे कान को इस तरीके से टच मत करो, मुझे बस ये बताओ मैं क्या करूं। युआन सोचता है कि अगर अभी तुम इसको कवर नहीं कर सकते तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे हम तुम्हारे कान और पूंछ को ढक सकते हैं, और जरा तुम मुझे देखो, मैं कितना मेच्योर अडल्ट वेयरवुल्फ हूँ, मैं अपने इन सब चीजों को छुपा कर रखता हूँ, लाइक कान और पूंछ। बीलैंग बहुत ही फालतू चीजें खा रहा था, लाइक अ पोटैटो चिप्स। इस पर युआन कहता है कि ऐसी फालतू खाना खाना बंद करो, चलो तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी खाने ऑर्डर करता हूँ। खाना खाने के बाद रात को ये लोग सो रहे हैं। यहाँ पर बीलैंग अपने मॉम डैड को बहुत याद कर रहा होता है। तब युआन उसके पास आता है और कहता है कि बस चुपचाप सो जाओ, अगली सुबह शायद हम उसे इंसानों की बस्ती में देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उसे देखकर कह रहे होते हैं कि इस बच्चे के साथ क्या दिक्कत है, उसके फादर उसे मारते तो नहीं है ना। बीलैंग युआन से कहता है कि तुमने कहा था कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आए, लेकिन अभी तुमने जो मुझे कपड़े पहनाए हैं ना, उससे लोग बस मुझे ही देख रहे हैं। एक आदमी उसे देखता है और कहता है कि इस बच्चे के पास तो जूते भी नहीं है, हर जगह इतने भिखारी क्यों हो गए हैं। ये सुनने के बाद तो वो उसे मारने जा रहा था, बट युआन उसे रोक लेता है और कहता है कि ये सब हरकतें नहीं करते यहाँ पर। बीलैंग चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इंसान पसंद नहीं है। युआन उसे समझाता है कि अगर तुम इंसानों का खाना खा रहे हो तो उनको ऐसे नहीं बोल सकते। यहीं पर अब हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो कि आइसक्रीम बेच रहे हैं। 16 युआन के 4 आइसक्रीम मिल रहे हैं। वहां पर एक बच्ची होती है जो कि अपने मॉम से कह रही होती है कि मुझे वो आइसक्रीम चाहिए। बीलैंग भी उसे देख रहा होता है। तब युआन कहता है कि हाँ ये काफी कलरफुल आइसक्रीम है ना, चलो मुझे तुम ब्रदर कहो तो मैं तुम्हारे लिए ये खरीद दूंगा। बीलैंग कहता है मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे नहीं चाहिए। तभी वो लड़की वहां पर हंसते हुए आती है और कहती है कि मुझे मिल गया ये स्पेशल आइसक्रीम, बट तभी बीलैंग उसके आइसक्रीम को मारकर गिरा देता है, मतलब गलती से गिरा देता है। ये बच्ची चिल्लाकर रोने लगती है। बीलैंग कहता है कि ये अंकल तुमको एक नया आइसक्रीम दिला देंगे, तुम बस रोना बंद करो। युआन ये सुनने के बाद अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है कि अरे यार पैसे फिर से बर्बाद होंगे, बट वो बच्ची के सामने कहता है कि ठीक है मैं दिला दूंगा। ये लड़की बीलैंग से कहती है कि तुम्हारा बाल इतना सफेद क्यों है, तुम कितने अच्छे लग रहे हो, कॉमिक के अंदर जैसे कैरेक्टर होते हैं तुम बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हो, क्या तुम फॉरेनर हो, क्या मैं तुम्हारे बाल टच कर सकती हूँ। पर तभी उसकी मॉम आती है और उससे कहती है कि तुम इधर उधर भागती क्यों रहती हो, मैंने तुमको अजनबियों से बात करने के लिए मना किया है ना, वो लोग बहुत गंदे होते हैं और हो सकता है कि तुमको वो उठाकर अपने साथ लेकर जाएं। मैं तुम्हारी इतनी टेंशन इसलिए लेती हूँ क्योंकि तुम अभी बच्ची हो। वो लड़की अपने मॉम को बताती है कि मुझे देखकर ऐसा लगा कि वो एक बच्चा है, बट उसके बाल व्हाइट कलर के हैं। उसके मम्मी समझाती हैं कि वो बच्चा अपने बालों को डाई किया होगा और ऐसे लड़के खराब होते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके फादर ने उसको ऐसे फटे पुराने कपड़े क्यों पहना दिए हैं। युआन कहता है कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बीलैंग को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब हम थोड़ा सा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी मम्मी उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या हो गया बेटा। उसके फादर पूछते हैं कि क्या तुमने फिर से किसी से लड़ाई किया, इसको बहुत सारे चोट लगे हुए हैं, इसलिए उसकी मॉम कहती है कि मुझे देखने दो, बट ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे अब इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। बट उसके फादर दूसरा सवाल पूछते हैं कि क्या तुम उस लड़ाई में जीते। इस पर वो हाँ में जवाब देता है। तब वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया। मम्मी जाती है कुछ दवाइयां लेने के लिए। तब वो पूछता है कि क्या मैं सच में अजीब हूँ मॉम। उसके फादर उसके पास आते हैं और समझाते हैं कि बिल्कुल नहीं बच्चे, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और ये कोई बुरी बात थोड़ी ना है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि तुम औरों से अलग दिखते हो, तुम एक बहुत ही अच्छी बॉडी के साथ पैदा हुए हो और साथ में तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, इसीलिए खुद के ऊपर भरोसा रखा करो। उसकी मॉम कहती है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदेंगे क्योंकि तुम अभी फाइट में जीत कर आ रहे हो। प्रेजेंट टाइम में वो अपने आप से कहता है कि बिल्कुल मेरा टेंशन मत लो, मैं अपने आप में यूनिक हूँ। युआन कहता है कि वो औरत कितनी समझदार है, लेकिन वो एक महान व्यक्ति को पहचानने में नाकामयाब रही और मेरा अनुभव ये कहता है कि तुम्हें अगर मैं नया कपड़ा दिला दूं तो तुम इस गली के सबसे सुंदर लड़के बन जाओगे, तो चले तुम्हारे लिए एक नए कपड़े खरीदने। बीलैंग भी कहता है कि हाँ चलो। ये बहुत ही जल्दी जल्दी भाग कर जा रहा होता है। तब युआन उससे पूछता है कि इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो, क्या तुमको मुझसे शर्म आती है। इस पर वो हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो। युआन उसे एक कपड़े की दुकान में लेकर आता है जहाँ पर उसे वो बहुत ही अजीबो गरीब कपड़े पहनने के लिए कहता है और कुछ कपड़े तो भाई लड़कियों के होते हैं और वो पहनकर आने के बाद ये बोल रहा है कि
बहुत बढ़िया लग रहा है, इसने बहुत मजे लिया इसका। बी लैंग आकर उसे काट लेता है, तब युआन कहता है कि मुझे एक स्टार ने काट लिया। वो कहता भी है कि इतने अजीबोगरीब कपड़े मत ढूंढो, बट युआन भी लाइक मैं तो ढूंढूंगा, वैसे तुम्हारी पूंछ दिख रही है। तभी उसको कुछ अजीब सी चीज मिलती है और कहता है कि मुझे मिल गया, बस यही चाहिए था मुझे, और इन कपड़ों में ये बंदा सेक्सी लग रहा है। वहां पे जो लड़की होती है वो कहती भी है कि तुम वो कस्टमर हो जिसके लिए कपड़ा बनाया है, जो कपड़े के अंदर कान है वो अभी भी खड़े हैं, इसमें तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। युआन खुद की तारीफ करते हुए कहता है मैं तो बोला ही था मैं कपड़े ढूंढने में बहुत अच्छा हूँ। बी लैंग कहता है कि इंसान ऐसे कपड़े कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये एक लड़की से पूछता है कि क्या इसको ऐसे बाहर पहनना सही रहेगा। वो जवाब देती है हाँ, और इधर बी लैंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे ही दुकान से बाहर निकलता है उसको बहुत सारे क्रोस परेशान करने लगते हैं, कौवे परेशान करते हैं उसको। यहाँ पर एक अजीब सा जानवर है जिसे वो लोग परेशान कर रहे थे, मतलब कौवे उसे परेशान कर रहे थे। बी लैंग उसे बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हें लोग इसलिए परेशान करते हैं ना क्योंकि तुम लोगों से अलग हो। युआन उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बाहर क्यों आए। ये उस अजीब से जीव को अपने सिर में छुपा लेता है। युआन उसे समझाता है कि वहाँ कहीं मत जाना जहाँ पर मैं तुम्हें देख ना सकूं, और मुझे उम्मीद नहीं था कि बच्चों के कपड़े इतने महंगे होंगे। मेरे पास बस 500 रुपया और बचे हैं, क्या मुझे कुछ काम वगैरह ढूंढने की जरूरत है। सबसे पहले हमें कोई सस्ते होटल में जाना चाहिए, इतना महंगा वाला होटल में तो अभी हम नहीं रुक सकते। कुछ लड़कियां जो कि एक दुकान पे खड़ा होकर कह रही होती हैं कि ये मैंगो फ्लेवर वाला अच्छा होगा, क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। तब दुकानदार कहता है कि हाँ कर लो। वो तो ये भी सजेशन देता है कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का भी तो ट्राई करो। बी लैंग ये सब कुछ देख रहा होता है। युआन कहता है कि मुझे वापस से स्टोर जाना पड़ेगा, मैं कुछ भूल आया हूँ, तुम यहीं पर रहना, बस मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, और हाँ इधर उधर कहीं मत जाना। बी लैंग कहता है कि ये कितना अजीब सा आदमी है, मुझे ऐसे ही बीच में छोड़कर चला गया। ये अब एक टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा है, साथ में वो अपने आसपास के लोगों को देख रहा है जो कि बहुत खुश हैं। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहे हैं तो कुछ लड़कियां आपस में सेल्फी ले रही हैं। वो अपने मन में कहता भी है कि इंसान कितना खुश रहते हैं, ऐसा तुमको भी लगता है। ये पूछता है अपने वो अजीब से कीड़े से, मैं इसको क्या बोलूं मुझे तो समझ नहीं आता, इसको क्रिएचर बोलेंगे, अजीब सा क्रिएचर जिससे ये पूछता है। हम वापस से उसी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने मॉम से जिद कर रही होती है कि उसे वापस से आइसक्रीम चाहिए। तब वो पूछती है कि मैंने तो तुमको अभी एक दिलाया था ना, वो क्या हुआ। वो बताती है कि वो जमीन पर गिर गया। बी लैंग उसे देखने के बाद अपना मुंह छुपाने लगता है क्योंकि ये वही अनोइंग एंटी है, मैं इनसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। और युआन आने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है। उसकी मॉम अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाता है। तब वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि बस मुझे एक चाहिए और मुझे नहीं पता कि अब मुझे दोबारा आइसक्रीम खाने को कब मिलेगा। तभी एक चोर वहां पर आता है और उस आंटी का बैग लेकर भागने लगता है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरा बैग वापस करो। बट वो धक्का मारकर भाग जाता है। वो चिल्ला रही होती है कि पकड़ो उसे, वो एक चोर है, मेरा बैग लेकर भाग रहा है। ये देखकर बी लैंग उसके पीछे भागता है और एक जंप करते ही उस तक पहुंच गया। उसके पीठ में अपना लात मारकर उसको जमीन पर गिराता है और वो बैग पकड़ लेता है। उस चोर को तो यकीन नहीं होता कि मुझे एक बच्चे ने नीचे गिरा दिया। बार बार ये चोर कह रहा होता है कि मुझे मेरा बैग दो, बट वो ना कहता है। तब वो चोर उसको धक्का मार देता है जिससे कि वो नीचे गिर गया और वो जोर से भाग गया। तभी वो आंटी भी वहां पर आती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम तो वही लड़के हो ना जिसे मैं थोड़ी देर पहले मिली थी। वो बच्ची कहती है कि सफेद बालों वाला भैया। बी लैंग उनको उनका बैग वापस कर देता है। ये आंटी उसे सॉरी बोलती हैं और कहती हैं कि मैं अपने बेटी को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित रहती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, माफ कर देना मुझे। वैसे जो तुमने मदद की उसके लिए थैंक यू सो मच। उनके जाने के बाद ये सोच रहा होता है कि यार मैं इन सब चीजों को डील करने में इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ। जाते टाइम ये बच्ची भी कहती है थैंक यू सो मच, और हाँ तुम पहले से ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो अब। तभी युआन वहां पर आता है और कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होते जा रहे हो। बी लैंग पूछता है कि तुम इतने लेट से क्यों आए, वैसे तुमने जिस चोर को पकड़ा था उसको सिक्योरिटी गार्ड वालों ने पकड़ लिया। पूछता है कि इसका मतलब तुम सब कुछ देख रहे थे। वो हाँ में जवाब देता है और ये भी बताता है कि उसने ही सिक्योरिटी गार्ड वाले से बोला था उन चोर को पकड़ने के लिए, मैं ऐसे ही किसी चोर को भागने नहीं दे सकता। वैसे ये लो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। आइसक्रीम देखने के बाद ये बहुत खुश होता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। युआन भी मन में सोच रहा होता है कि ये सच में बहुत क्यूट है। बी लैंग कहता है कि सारे बच्चों को आइसक्रीम पसंद होता है इसलिए मैं इसको ले लूंगा। मॉम और डैड क्या आप सब ठीक हैं? युआन इस बात को बदलते हुए कहता है कि हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर पैसे कम लगे। होटल के अंदर का सीन देखते हैं और यहाँ पर ये बच्चा वुल्फ बनकर सो रहा है। युआन उसे वहीं पर छोड़कर कहीं पर जाता है। बिल्डिंग के नीचे वो एक जंगल जैसी एरिया में जाता है और वहां पर जाने के बाद कहता है कि बाहर आओ, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो। और ये होती है यान। यहाँ पर ये फूक रहा होता है तब वो लड़की कहती है कि तुम तो पहले नहीं फूकते थे, क्या तुमने ये सब तब शुरू किया जब से हम अलग हुए हैं? यान सीधा कहता है कि सीधा पॉइंट पर आओ, बात मत घुमाओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे और तुम्हें चाहिए क्या? यान कहती है कि मेरे प्रति इतना नफरत दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले आई हूँ, अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहूँ तो तुम उस टाइम भेड़िए के गांव से भाग ही ना पाते। युआन इस पर कहता है कि इसके लिए आपका थैंक यू सो मच, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? यान उसे बताती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उस लड़के को हमें दे दो या फिर उसे अपने आप से दूर कर लो। एल्डर ने तुम्हारे ऊपर नजर
नजर बनाए रखी है। बी लैंग की आंखें खुलता है और वो देखता है कि यान वहाँ पर नहीं है। वो उसे खोजते खोजते बाहर निकलता है, बाहर नहीं खिड़की के पास आता है और वो देखता है कि युवान एक लेडी से बात कर रहा है। इसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या बकवास चल रहा है। वो बीच में ऐसे ही गायब हो गया सिर्फ एक औरत से मिलने के लिए। यान इस लौंडे को देख लेती है। बी लैंग भी उसे जब देखता है तो बहुत डर जाता है क्योंकि वो समझ आता है कि ये एक वैम्पायर है। उसे ऐसा लगता है कि युवान अभी डेंजर में है, लेकिन ये सही नहीं है। वो बिल्कुल भी उसे हर्ट नहीं कर रही है। वैम्पायर और युवान के बीच में कैसा रिलेशन है? वे सब मुझे पाना चाहते हैं, तो उसने मुझे धोखा दिया। मैंने इस पर विश्वास ना करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये बस मेरा एक थिंकिंग हो। वैसे भी यहाँ पर मेरे लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। यान उससे कह रही होती है कि देखो, मेरे पिताजी ने तुम्हारे ऊपर नजर बना रखी है और उनको जो चाहिए होता है वो उसे लेकर रहते हैं किसी भी हालत में। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तुम अभी अपने इस ताकत के साथ उनका सामना नहीं कर सकते। जब तक तुम इंटरफेयर नहीं करते, तुम शांति से अपना जीवन जी सकते हो। बट युवान कहता है, मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है और क्या होगा। मैं अभी बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। तब ये लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमको अपने आप को कुर्बान करके मजा आता है? तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या? यान, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं बनेगा जैसा तुम बन गई हो। मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले था। तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर अचानक से बारिश कैसे स्टार्ट हो गई। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी से टैक्सी लो, घर चलते हैं। और यहीं पर हम बी लैंड को भी देखते हैं जो कि बारिश में भीग रहा है, जो कि अपने आप से बोल रहा होता है कि मैं बहुत तेज से दौड़कर आया हूँ और मैं अभी हूँ कहाँ पर। वो अपने अजीब से क्रिएचर को थैंक यू बोलता है उसके साथ रहने के लिए। मैं सोच ही रहा था कि युवान मुझे धोखा देगा, इसीलिए वहाँ से भागने का अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि अगर भविष्य में कभी मौका मिला कि वो मुझे समझा सके कि ये सब कुछ झूठ था, मैंने जो सोचा था वो सच नहीं है, पर नहीं, मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे मेरे मॉम डैड को ढूंढना पड़ेगा। वो एक आदमी से पूछता है कि यहाँ आसपास कोई गांव है क्या? वो लेडी कहती है कि यहाँ आसपास कोई विलेज नहीं है, तुम खो चुके हो बेटे। बी लैंग सोचता है कि वुल्फ विलेज यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं पता। तभी एक गाड़ी उसके ऊपर छींटा मारते हुए वहां से चली जाती है। ये मन में बोलता है कि मैं रुक नहीं सकता। तभी हम उन दोनों वैम्पायर को देखते हैं जो कि इसको बहुत पहले से ढूंढ रहे हैं। लाल बालों वाला वैम्पायर कहता है कि अरे यार, हम लोग बहुत ढूंढ लिए, चलो चल के कहीं दारू पीते हैं। और बी लैंग इन्हीं दोनों से जाता है पूछने कि मेरा गांव कहाँ है, बट ये कुछ बोल पाता तभी उन दोनों को पहचान जाता है, इसीलिए अपना मुंह छुपाकर वहां से जाने लगता है। दूसरा वैम्पायर कहता है कि एक मिनट रुको, उस बच्चे का बाल सफेद लग रहा है। वो वहां से बहुत तेज से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पीछे से आकर कोई पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि अपना लाल बालों वाला वैम्पायर है। और उसे पकड़ने के बाद पहले तो बहुत हंसता है और उसके बाद कहता है कि आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ हम युवान को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर आता है और सोचता है कि वो सिगरेट की स्मेल अब मेरे जैकेट से जा चुकी है। बी लैंग भी घर के अंदर आराम से सो रहा होगा, बट जब वो बेड पर देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। वो जोर जोर से उसका नाम कई जगह पुकारता है। पहले तो उसे लगता है कि ये वैम्पायर का चाल है, वे सब उसे उठाकर ले गए, लेकिन डोर और विंडो लॉक है। यहाँ पर फाइटिंग का कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है। लड़ाई के दौरान उसके जूते कैसे गायब हो सकते हैं? ऐसा लगता है कि वो खुद ही यहाँ से भाग कर गया है। दूसरी तरफ हम वापस से उसी लाल बाल वाले वैम्पायर को बोलते हुए देखते हैं, मैंने तुम्हें बहुत समय बाद पा ही लिया। मैं तुम्हारे ब्लड को टेस्ट करना चाहूंगा, मुझे जानना है कि उसमें ऐसा क्या खास है। बट तभी दूसरा वैम्पायर कहता है कि रुको, ये तुम्हारा खाना नहीं है। तभी बी लैंग उसे ही काट लेता है और वहां से भाग जाता है। वो लोग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुका है। बट ये लौंडा कितना ही भाग लेगा। ये जो चश्मे वाला वैम्पायर है, ये चश्मा निकालकर कुछ तो ऐसा करता है जिससे कि अपना बी लैंग डिस्ट्रैक्ट हो गया और ये लाल बालों वाला वैम्पायर उसको आगे पीछे पकड़ लेता है। फिर ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पीछा छुड़ाकर भागने की। फिर ये चश्मे वाला वैम्पायर कहता है कि मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं। वो उससे कहता है कि इसे इतनी बुरी तरीके से मत पकड़ो, हमें इसे जिंदा और सुरक्षित वापस लेकर जाना है। तुम्हें पता है ना, ये वही है जिसे एल्डर चाहता है, एल्डर किंग ऑफ वैम्पायर। ये लाल बालों वाला कहता है कि मुझे उसका नाम लेकर डराओ मत। तब ये उसे समझाता है कि जो तुम अभी कर रहे हो ये करना बंद करो, नहीं तो मुझे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी ऊपर। चलो इसे जल्द से जल्द लेकर चलते हैं। तभी ये लाल बालों वाला कहता है कि ये बच्चा अभी भी भागना चाहता है। बेटे, मैं तुझे दूसरी बार भागने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तेरा हाथ तोड़ना पड़े या फिर पैर तोड़ना पड़े, मैं हर कुछ करूंगा। बी लैंग मन में सोचता है कि ये मजबूत तो बहुत है, लेकिन इसकी अपने दोस्तों के साथ बनती नहीं है। शायद मैं इसका इस्तेमाल करके यहाँ से जा सकता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया, वरना तुम मुझे कभी पकड़ ना पाते। दो बड़े लोग मिलकर एक बच्चे को मार रहे हैं, क्या इस पर कोई गर्व करने वाली बात है? लाल बालों वाला कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुझे अब तब तक पीटूंगा जब तक तू बर्दाश्त कर सकता है। जब तू एकदम मरने वाला होगा तब तुझे छोड़ूंगा। बट तभी पीछे से उसको एक मुक्का आके पड़ता है और ये चश्मे वाले वैम्पायर ने मारा था। बी लैंग को तो
तो कुछ भी नहीं समझ में आता कि ये अपने ही साथी को क्यों मार रहा है। जैसे ही वो उसके कैद से छुटता है तुरंत भागने की कोशिश करता है। ये जो चश्मे वाला वैम्पायर है ना, इसके पास बुद्धि बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो बी लैंग से कहता है कि देखो यार, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मारपीट का सहारा नहीं लेता। वैसे तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, ये तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में है, तुम नहीं जानना चाहते वो अभी कहाँ पर है। ये सुनने के बाद बी लैंग रुक जाता है। वो बोलता है कि एक कोमल लेकिन मजबूत महिला जिसके लंबे और सुनहरे बाल हैं और एक आदमी जो कि चश्मे पहने हुआ था, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम उन्हें याद करते हो ना। बी लैंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये इस समय मेरे पेरेंट्स की बात क्यों कर रहा है। वो समझाता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें हर्ट करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में और बहुत कुछ बता सकता हूँ ताकि हम फिर से मिल सकें। युआन उसे ढूंढ रहा है और सोच रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उस लड़के ने हम दोनों को बात करते हुए देखा था। हम दोनों से मतलब है कि जो ये यान से बात कर रहा था, शायद उसने वो देख लिया था, इसीलिए वो छोड़कर ऐसे चला गया। तभी उसकी नजर एक बैट के ऊपर जाती है। वो कहता है कि आज तक मैंने ऐसा अजीब बैट कभी नहीं देखा, ऐसा लगता है कि ये किसी वैम्पायर का बैट है। मैं अभी इसका देखभाल नहीं कर सकता, मुझे बस यहाँ से जाना होगा, मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बट ये बैट कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा था ताकि युआन उसको नोटिस करे। फाइनली युआन उसको अपने हाथों से पकड़ता है और कहता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो ना ताकि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान दूं, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। ये बैट एक रास्ता दिखा रहा होता है, बट युआन सोचता है कि ये तो वैम्पायर का भी ट्रैप हो सकता है। बट वो दूसरी तरफ ये भी सोचता है कि चलो अच्छा है, अगर ये मुझे वैम्पायर के पास ले जाएगा तो मुझे बी लैंग का भी कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। बी लैंग की पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है, लेकिन तभी उसको उसका नाम लेकर कोई बुलाता है और ये उसकी मॉम होती हैं और वो उससे कह रही होती हैं कि तुम जल्दी से ये आइसक्रीम खा लो नहीं तो पिघल जाएगी। ये उन्हें देखते ही गले लगा लेता है। तब उसकी मॉम पूछती है कि ऐसा क्या हो गया बेटे, मैंने सुना था कि हमारे गांव पर एक वैम्पायर ने अटैक किया, इसीलिए हम दोनों अलग अलग हो गए थे। उसके बाद युआन मुझे सिटी लेकर आया और उसके बाद हर टाइम वैम्पायर हमारा पीछा करते थे। मॉम एंड डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटे हम अलग कैसे हो सकते हैं, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बी लैंग भी कहता है कि हाँ वो तो बस एक नाइटमेयर था। बट तभी हम इसको सपने से वापस होश में आते हुए देखते हैं। एक वैम्पायर कह रहा होता है कि क्या तुमने इसको सही से बांधा है। चश्मे वाला वैम्पायर उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो, इसीलिए वो भागने में कामयाब हो गया था। बी लैंग को भी समझ में आता है कि हाँ ये दोनों वैम्पायर मुझे पकड़ चुके हैं। लाल बालों वाला एक्सप्लेन करता है कि मैंने उसको अच्छे से पकड़ रखा था, लेकिन तुमने मुझे मारा, इस वजह से मेरा हाथ छूट गया। बी लैंग एक्सप्लेन करता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम उस चश्मे वाले की आंखों में देखा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी बॉडी किसी चीज से बांध दी गई है और अब मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। वो अपने आप को बहुत उन रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छुड़ा पाता। चश्मे वाला वैम्पायर कहता है कि ये होश में आ गया है, इसको जल्दी से एल्डर के पास लेकर जाओ। तब ये कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, मुझे ऑर्डर मत दो। बी लैंग को ये अच्छे से समझाता है कि अगर तुम ज्यादा जीना चाहते हो तो बिहेव योरसेल्फ। बी लैंग भी चिल्लाते हुए पूछता है कि रुको, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे मेरे माता पिता से मिलने दोगे, क्या हुआ उसका। ये जवाब देता है कि तुम पक्का उनसे मिलोगे, बस हमारे साथ चलो। ये लाल बालों वाला वैम्पायर कहता है कि यार तुम तो मेरे से भी ज्यादा बुरे इंसान हो, मेरा मतलब है बुरे वैम्पायर हो। एक बच्चे को ना मारना, उसको प्यार से समझाना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा बुरे इंसान हूँ। बार बार मैं बुरा इंसान बोल रहा हूँ, एक्चुअल में बुरा वैम्पायर हूँ। ये लाल बालों वाला बी लैंग से कहता है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मॉम डैड से मिलने वाले हो, बस तुम्हें मरना होगा क्योंकि वो तो पहले ही मर चुके हैं। बी लैंग उसको मारते हुए कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग मर कैसे सकते हैं। तब ये कहता है कि मैंने उनको देखा है मरते हुए, तुम भी इसे एक्सेप्ट करो। बी लैंग अपने आप से बोलने लगता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ, वे लोग क्यों मर गए, मुझे मरना चाहिए था। तब ये बताता है कि वो लोग तुम्हारे लिए मरे, तुम्हारे पास सच में एक बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, उन्होंने सब कुछ किया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन अपनी जान तक दे दी तुम्हें बचाने के लिए। ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। उस टाइम तो मैं बहुत भावुक हो गया था, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे ऐसा देखकर। ये सुनने के बाद बी लैंग उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसके हाथ पर काटता भी है, जिस पर ये उसे बहुत मारता है और उससे कहता है कि युआन ने तुझे कुछ नहीं बताया, जब तक तुम अपने इस झूठे सपनों में जियोगे तब तक तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन जब सच तुम्हारे सामने आएगा तब तुम्हें उतना ही दर्द होगा या फिर उससे भी ज्यादा दर्द होगा। बी लैंग मन में सोच रहा होता है कि वो इतना कमजोर क्यों है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। मॉम और डैड, क्या आप सच में मुझे छोड़कर चले गए। युआन, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा किया। तभी वो वैम्पायर कहता है कि चलो जाने का समय आ गया। बी लैंग सोचता है कि अगर ऐसे ही रहा तो मैं किसी वैम्पायर के हाथों मारा जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। तभी एक गन फायर होती है और वहाँ हर जगह एक अजीब सा गैस फैल जाता है। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है।
है, बहुत ही गंदी स्मेल है इसकी। क्या ये युआन है? वो कुछ और बोल पाता इससे पहले युआन अपनी बंदूक से उसके माथे पर मारता है। बी लैंग को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम मारे गए, अब हार मानने का समय नहीं है। बी लैंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? युआन कहता है कि यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम वहाँ से भाग क्यों गए? तभी वो लाल बालों वाला बंदा उड़ते हुए इसकी तरफ आता है और उससे कहता है कि इन सब चीजों में तुम इन्वॉल्व मत हो। चश्मे वाला भी वैम्पायर यहाँ पर आ गया है, वो भी उससे कहता है कि इसे हमें दे दो, ये बच्चा हमारे साथ जाएगा। ये लाल बालों वाला उसे एक पंच मारता है जिससे कि युआन बहुत पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद हम उन दोनों वैम्पायर को देखते हैं जो कि उल्टियां कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार ये तो ज्यादा गंदा है, जो लास्ट टाइम हमने गैस सूंघा था ये उससे ज्यादा बेकार महक रहा है, इस चीज से रिकवर होने के लिए तो मुझे पूरे हफ्ते खून पीना पड़ेगा। युआन बी लैंग को भागने के लिए कहता है, जितना हो सके उतना जोर से भागो, मैं इन लोगों को रोक कर रखता हूँ। लेकिन वो वहां से जाने के लिए रेडी नहीं होता। तब युआन कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा करो, बस जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगा। जाते टाइम वो युआन से बताता है कि वो चश्मे वाले बंदे के आंख में मत देखना, नहीं तो तुम फ्रीज हो जाओगे। ये बोलने के बाद वो वहां से बहुत जोर से भागता है। वे वैम्पायर इसका पीछा करते उससे पहले युआन उनके ऊपर वापस से वही गैस फेंक कर मारता है। अब ये लाल बालों वाला बहुत परेशान हो चुका है, ये कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं इस कमीने को खत्म कर रहा हूँ। बट तभी युआन उसके पीछे आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने आप को मारने के लिए कोई चांस ही नहीं दूंगा। चश्मे वाला अपनी आंखों से अटैक करने की कोशिश करता है, मतलब अपनी आंखों से उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है ताकि ये फ्रीज हो जाए, बट युआन उसकी आंखों को इग्नोर कर देता है और इसका फायदा उठाकर ये लाल बालों वाला उसको बुरी तरीके से उसके सर पे मारता है। इंटरेस्टिंग, तुम भागने की बजाय मेरे से लड़ना चाहते हो। उस चश्मे वाले को ये कहता है कि तुम उस बच्चे के पीछे जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। युआन अपना बंदूक निकालता है और कहता है कि हिलना मत, क्या तुम चाहते हो मैं फिर से फायर करूं? तब वो कहता है कि करो, लेकिन क्या उसका कोई फायदा होगा? वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम असल में हमसे लड़ना नहीं चाहते और तुम्हें ये करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें हमारा दुश्मन बनने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम चाहे कुछ भी कर लो, जिस वेयरवुल्फ को बचाने की तुम कोशिश कर रहे हो तुम उसको ही धोखा दे चुके हो और वो उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस पर वो कहता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उसे धोखा दूंगा। बी लैंग भागते हुए सोचता है कि युआन अभी दीवार से टकरा गया था, वो लाल बालों वाला वैम्पायर बहुत ताकतवर है और वो मुझे मारना नहीं चाहता था बल्कि वो मुझे पकड़ना चाहता है, इसीलिए उसने मेरे ऊपर कोई भी जानलेवा अटैक नहीं किया। बट फिर भी अगर वो चाहता तो मेरा पैर तुरंत तोड़ देता। क्या युआन उन दोनों को सच में हरा पाएगा? मेरे पास अभी बस वही है, मुझे उसके ऊपर कैसे भी करके विश्वास करना पड़ेगा। तो अगर मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ तो मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। युआन उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों से बहुत दिल से लड़ना चाहता हूँ बट अभी वो टाइम नहीं है। तभी ये लाल बालों वाला वैम्पायर कहता है कि तुम हमसे लड़ो चाहे ना लड़ो, तुम्हारा अंत बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे इस बंदूक का हुआ। युआन उस चश्मे वाले वैम्पायर के जाल में फंस चुका है, अब ये मूव नहीं कर सकता और वो कहता भी है कि बस ये लाल बालों वाला ही स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि ये जो चश्मा पहना है ये तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। पीछे से बी लैंग सब कुछ देख रहा है, उसे समझ में आ चुका है कि अब युआन मूव नहीं कर सकता और इसका कारण है वो चश्मे वाला वैम्पायर। मुझे कुछ करना होगा, मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं, बाहर भागना एक बुरा आइडिया हो सकता है लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। वो चश्मे वाला वैम्पायर कहता है कि अभी तुम ही बस हमारे बीच का कांटा हो, हमें एक मिशन दिया गया था जहाँ पर उस भेड़िए को पकड़ कर लाना है लेकिन अभी तुम ही वो इंसान हो जो कि उसे बचा रहा है, तो अगर हम तुमको मार दें तो उसे बचाने वाला कोई नहीं बचेगा और उसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। इस पर युआन कहता है कि चल आके देख ले एक बार, तेरे पास हिम्मत है तो मार के दिखा। बी लैंग सबसे पहले अपना हाथ ओपन करता है, उसके हाथों में उस लाल वैम्पायर वाले ने रस्सी बांधा था जिसको वो काटता है और फिर उड़ते हुए आता है उस चश्मे वाले वैम्पायर पे अटैक करने के लिए और युआन से कहता है वापस लड़ने के लिए। युआन को भी पता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये लाल बालों वाला कहता है कि तुम इतनी जल्दी आ गए, मुझे इसकी उम्मीद तो नहीं थी, अब हमें तुम्हारी पीछा करने की जरूरत नहीं है। युआन की हम आंखें देखते हैं जो कि दो अलग अलग कलर की हो चुकी है और ये तुरंत उस लाल बाल वाले वैम्पायर को गर्दन से पकड़कर उठा देता है और उससे कहता है कि तुमने मजबूर किया है मुझे ऐसा करने के लिए, मैं इस टाइम तुम दोनों को ही जान से मार दूंगा। ये लाल बालों वाला कहता है कि तुम्हारी ये लाल आंखें वेयरवुल्फ की हैं। युआन, क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? मैं आज तक कभी ऐसे जीव से नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? अगर मैं इसको अभी नहीं रोकूंगा तो मेरी गर्दन टूट जाएगी। तभी बी लैंग उसको उठाकर फेंक देता है। वो चश्मे वाला वैम्पायर भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है बट कर नहीं पाता क्योंकि युआन अपनी हाथों से उसके आंख को ही पकड़ लेता है और उसे भी दूर दीवार पर फेंक देता है। इतना मार खाने के बाद इसको समझ में आ चुका है कि वो उसे हरा नहीं सकता। वैसे भी मुझे मेरी पावर का इस्तेमाल करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा। सामने हम देखते हैं कि वो लाल बालों वाला वैम्पायर और युआन आपस में लड़ाई कर रहे हैं।
हैंड टू हैंड फाइट में ये जो चश्मे वाला वैम्पायर है वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये उसको ऐसे ही बिजी लगेगा तो मैं बी लैंग को यहाँ से चुरा के निकल जाऊंगा। बी लैंग भी उसे देख रहा होता है और कहता है कि वाओ इट्स अमेजिंग, लेकिन कुछ तो है जो ठीक नहीं है। लाल बालों वाला सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था, तुम मेरे लिए बिल्कुल एक अपोनेंट की तरह हो, मैं कभी नहीं हारूंगा। युआन जो कि अब स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। इवन वो कहता भी है कि अब मैं इसे बहुत देर तक नहीं रोक पाऊंगा। वैम्पायर के पास सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि तुम इन्हें चाहे जितना भी मारो ये तुरंत अपने आप को ठीक कर लेंगे। मुझे ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म करना होगा। रेड बालों वाला उठाकर युआन को पटक देता है। बी लैंड कहता है कि वो चश्मे वाला वैम्पायर सही कह रहा था, तुम कभी भी जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए तुम वैम्पायर के लिए छोटे मोटे काम कर रहे हो। लाल बालों वाला चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या कह रहे हो बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। युआन बी लैंड को कहता है बहुत अच्छे, क्योंकि इसने उसका ध्यान भटका दिया जिससे युआन उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। बी लैंड उसे देखकर समझ आता है कि ये अभी बहुत ही ज्यादा पेन में है, मैं उसकी मदद कैसे करूं, मुझे क्या करना चाहिए। बट तभी वो चश्मे वाला वैम्पायर आता है और उसको उठाकर ले जाने लगता है। युआन उससे कहता है कि अपने दांत और नाखून का इस्तेमाल करो, वो बहुत ज्यादा काम आएगा इन लोगों के खिलाफ। बट इस ब्लू बाल वाले वैम्पायर ने इसको इस तरीके से पकड़ा है कि वो उसको काट ही नहीं सकता। इस वैम्पायर के लिए इसका मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता भी है कि अगर हम बस इस लड़के को पकड़ लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि युआन से लड़ाई करते समय कौन हारा कौन जीता, जब तक वो लाल बालों वाला वैम्पायर थोड़ी और देर तक टिक सकता है तब तक तो काम पूरा हो जाएगा। बी लैंग युआन से कहता है कि मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इस चश्मे वाले वैम्पायर से हम खून निकलते हुए देखते हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे युआन भाई साहब ने इसको मार दिया, अपना हाथ इसके छाती के अंदर घुसा दिया था। वो लाल बालों वाला वैम्पायर उसके पास आता है, अपने दोस्त को बुलाता है। उसको यकीन नहीं हो सकता कि वैम्पायर ऐसे मर सकते हैं। अभी इसको समझ में आ गया है कि इनके पास कोई भी चॉइस नहीं है, इन्हें हार मानना ही पड़ेगा। जाते जाते वो उससे कहता है कि युआन मैं तुमसे इन सभी चीजों का बदला लूंगा, याद रखना जब हम अगली बार मिलेंगे तो चीजें मेरे हिसाब से होंगी। बी लैंग युआन से कहता है कि क्या अब हम सेफ हैं, बट वो जवाब दे पाता इससे पहले ही बेहोश हो गया। वो उसे उठाने की कोशिश करता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी है कहीं पर। बाद में ये अपने आप को ही दोष देने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर होता ही नहीं तो युआन को कभी इतना चोट नहीं लगता। युआन बहुत ही अजीब दिख रहा है, जिस पर यह कहता है कि नॉर्मल वेयरवुल्फ तो ऐसे नहीं दिखते हैं। युआन उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको डराया, मुझे पता है कि तुम मेरे जैसे जीव से इससे पहले कभी नहीं मिले होगे, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। ये बोलने के बाद वो वापस से बेहोश हो जाता है। तो ये कहता है कि युआन उठो, मुझे बताओ कि तुम्हारे फेस के ऊपर ऐसे मार्क क्यों हैं? क्या मैं किसी इंसान डॉक्टर के पास जा सकता हूँ हेल्प के लिए? मुझे डर है कि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं तुम्हें भी कभी नहीं देख पाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने मॉम और डैड को अब कभी भी नहीं देख सकता। मेरे लिए बस तुम ही हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तभी एक और भेड़िया उसके पास आता है और उससे कहता है कि युआन तुम क्या अभी भी जिंदा हो? इसको हमने मानवा के स्टार्टिंग में देखा था। बी लैंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम वैम्पायर हो? प्लीज उसे छुओ मत। तब ये जवाब देता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो तुम्हें मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। बी लैंग बता रहा होता है कि उसके बॉडी का हर एक खून जल रहा है। तभी हम कुछ अजीब सी आंखें देखते हैं जो कि उससे कह रही होती है कि तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, यही तुम्हारा भाग्य है, एक अजनबी की तरह जीना बहुत मुश्किल है, मुझे जल्द से जल्द तुम्हारा खून इस्तेमाल करने दो। बी लैंग बताता है कि वो अपने बॉडी के अंदर खून महसूस ही नहीं कर पा रहा है, लाइक वो अभी फील कर रहा है कि उसके बॉडी से पूरा खून खत्म हो गया है। कोई तो बहुत शक्तिशाली है जो कि मेरे बॉडी के खून के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तभी युआन की उसको वो बातें याद आती है जहाँ पर उसने बोला था कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी इसकी नींद खुल जाती है और वो आदमी कहता है कि हमारा स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार हो चुका है। बी लैंग सोच रहा होता है कि वो कहाँ पर है, मतलब ये जो खून वाली बातें हैं जो वो आंखें देख रहा था ये कुछ सपना था। वो अपने आप को साथ में युआन को एक बेड पर बंधा हुआ पाता है। बी लैंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम झूठे हो, तुम्हें क्या चाहिए हमसे? तभी एक लड़की वहां पर आती है और कहती है कि दोबारा ऐसा मत करना जियान, तुमने मेरे रिसर्च सब्जेक्ट को कुछ ज्यादा ही डरा दिया है, मैं इसका हार्ट बीट सही से मेजर नहीं कर पा रही हूँ, और अगर तुमने इसको और डराया तो कल तुमको मैं इसी बेड पर बांधकर तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट करूंगी। तो वो कहता है कि तुम्हारे जैसे साइंटिस्ट हो तो बच्चे कुछ ज्यादा ही डरेंगे साइंटिस्टों से। डॉक्टर युआन के साथ कुछ करने जा रही थी, मतलब उनको इंजेक्शन वगैरह लगा रही थी। तब बी लैंग कहता है कि उसे कुछ मत करो, तुमको जो भी करना है मेरे साथ करो। जिस पर दूसरा वैम्पायर कहता है कि अरे जरा देखो तो बी लैंग को, कितना रिस्पॉन्सिबल बन चुका है। डॉक्टर कहती हैं कि तुम चाहते हो कि मैं युआन का देखभाल करूं, लेकिन मैं तो काफी समय बाद इसको चीड़ फाड़ करके देखना चाहती हूँ, ये मेरे लिए एक लाइफ सैंपल है। मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, मुझे इसके बारे में पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं वहां से निकलना चाहती हूँ तो मुझे अपने सुपरवाइजर को नाराज करना होगा। वैसे इसकी जो रीजनरेट
करने की शक्ति है वो दूसरे वेयरवुल्फ से काफी अच्छी है, लेकिन इसका जो ब्लड वेसल है वो ऑर्डिनरी वेयरवुल्फ की तरह ही है। इसमें ऐसा खास बात क्या है? बी लैंग इस मेल वैम्पायर को देख रहा होता है तब वो कहता है कि अरे भाई मुझे ऐसे मत देख, तुम अपना सिर घुमाकर क्यों नहीं देखते कि युवान कैसा है। अब वो अभी सांस ले रहा है और उसका चेहरा पूरी तरीके से शांत है, वो पहले से काफी बेहतर लग रहा है ना। इस पर बी लैंग कहता है कि क्या तुम लोगों ने मेरा इलाज किया है? लेकिन क्यों? जिस पर कहता है कि ओहो तुम्हें भुगतान करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी युवान ने हमें काफी टाइम से पे नहीं किया है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हें मुआवजे के रूप में ले सकता हूँ। तब वो लड़की कहती है कि तुम वो नहीं थे जो उसका इलाज किए हो, बल्कि तुम वो हो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। बी लैंग चिल्लाते हुए कहता है कि जो तुम्हारा मन कर रहा है वो मत करो, मैं वैम्पायर से इलाज नहीं करवाना चाहता। तुम लोग राक्षसों के ग्रुप हो, तुम्हें दूसरों से सब कुछ छीनना ही आता है, बस मुझे तुम्हारी झूठी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की बताती है 2 टूटी पसलियां और एक जोड़ अपनी जगह से हट गया है, इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी काफी डैमेज पहुंचा है। अगर हम तुम्हें वैसे ही सड़क पर फेंक देते तो कोई भी आता तुम्हें मार देता। युवान भी वही सेम सिचुएशन में है, अगर तुम यही सब चाहते हो तो हमारा इलाज लेने से मना कर सकते हो। तो क्या सोचा है तुमने? बी लैंग अपने मन में कहता है कि भगवान मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने जितने भी वैम्पायर को देखे हैं उनमें से कोई भी नेक इरादे वाला नहीं था। वो आदमी कहता है कि मिस तुम बिल्कुल भी इसको मना नहीं पा रही हो। वो जवाब देती है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और जो बेस्ट तरीका हो सकता है मैं उसको ही निकाल रही हूँ ताकि इसको हर्ट भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट होंगे है ना। अभी हम एक दूसरे वैम्पायर को देखते हैं जो कि बारटेंडर है, ये कुछ दारू वगैरह मिक्स कर रहा होता है और तभी बी लैंग को एक ज्ञान देता है, तुम्हारे जैसे बच्चे की नजर में दुनिया ऐसी ही होगी ना। तुम जैसे बच्चे की नजर में एक दुनिया जानते हो कैसी होगी, एक काले और सफेद रंग के बीच में जैसे एक बाउंड्री हो उस तरीके से जिंदगी तुम्हारी नजर में होगी। और हाँ, तुम्हारी नजर में ऐसा कोई भी ब्लैक और व्हाइट से मिलकर बना हुआ कोई भी कलर नहीं होगा, या तो दुनिया तुम्हारे लिए ब्लैक है या तो व्हाइट है। तभी ये पीले बालों वाला वैम्पायर कहता है कि क्या अब तुम इस बच्चे को ज्ञान दोगे? तुम अपने भाई का नौकरी लेना चाहते हो एजुकेशन फील्ड में। इसके बाद ये बताता है कि सफेद कलर बिल्कुल तुम्हारी फैमिली की तरह है जिससे तुमने प्यार किया, काला कलर रिप्रेजेंट करता है वैम्पायर को जो कि तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि युवान किस कलर से बिलोंग करता है। उसके आसपास जो मिस्ट्री घूम रही है उसको हम कलर ग्रे कह सकते हैं, जिसने बार बार तुम्हारी नजर में धोखा दिया है और तुम्हें उलझा दिया। लेकिन असल में जितना ज्यादा तुम इस दुनिया को समझोगे उतना ही तुम्हें एहसास होगा कि वेयरवुल्फ, वैम्पायर और इंसान को सिर्फ एक नजरिए या फिर रंग से डिफाइन नहीं किया जा सकता। जिन लोगों से तुम मिलते हो उनके रूह का रंग अब काला या सफेद नहीं होगा, वो अलग अलग रंगों से मिला जुला रूप होगा। इसीलिए तुम इतनी आसानी से ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन सही है और कौन गलत। वेलकम टू द माई बेस, यहाँ का मैं बॉस हूँ। तभी वो उसको ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि एक बच्चा ये ड्रिंक नहीं पी सकता, मैं इसको युवान के लिए रहने देता हूँ ताकि वो जागने पर इसका आनंद ले सके। लेडी साइंटिस्ट कह रही होती है कि चलो इसका इलाज तो हो गया। पीले बालों वाला कहता है कि उसको इस तरीके से वहां पर छोड़ देना सही होगा। जो पावर उसके पास है वो बिल्कुल एक सिक्के की 2 पहलू की तरह है, यह या तो पूरी तरीके से ठीक कर देती है या मार डालती है। मुझे लगता है कि वो बहुत खतरनाक है। तब वो बारटेंडर कहता है कि बहुत ज्यादा सोचने से भी काफी दिक्कत हो सकती है, इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये वैम्पायर के अपोजिट साइड में क्यों खड़ा है। तब ये पीले बालों वाला कहता है कि अच्छा तो अब तुम इंसानों की तरह गॉसिप करोगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि बी लैंग हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, तुम नहीं चाहोगे कि एल्डर उसे पकड़ ले। तुम भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए उसे मार क्यों नहीं देते? इस पर वो कहता है कि तुम अपने एल्डर को कैसे विश्वास दिलाओगे कि बी लैंग मर चुका है, ना कि छुपा हुआ है। बी लैंग का मौत कोई अच्छा आइडिया नहीं है। वैसे मुझे जहां तक लगता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो एल्डर भेड़ियों के ऊपर और भी अटैक करेगा। तभी पीले बालों वाला कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम एक इंसान हो, तुम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इस पर वो रिप्लाई देता है कि बेशक तुम चाहो तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो, वैसे भी मैं तो बस इंसानों, भेड़ियों और वैम्पायर के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहता हूँ। मैं बी लैंग को मरने नहीं दूंगा। वैसे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया, थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर तुम सही टाइम पर उन्हें लेकर ना आते तो वो बच ना पाते। अब हम थोड़ा सा पास का सीन देखते हैं जहाँ पर युवान घायल पड़ा हुआ है। ये पीले बालों वाला कहता है कि इसके जैकेट में बहुत सारे जेबें हैं, वो रिंग कहाँ गई? तभी उसको वो रिंग मिल जाती है जिसके अंदर से लाल लाइट ग्लो कर रही थी, शायद ये बाहर तक तो पहुंच ही जाएगा। बी लैंग बताता था कि जब ये बेहोश हुआ तब वो मार्क इसके पूरी बॉडी पर पहुंच गया था। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जो कि इसी के बारे में सोच रहा होता है, उसको यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। साथ में वो ये भी सोचता है कि इन सब बातों पे रिजल्ट निकालना जल्दबाजी होगी, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। दूसरी तरफ हम इसी पागल डॉक्टर को देखते हैं जिसके आसपास बहुत ज्यादा बिजली तड़क रही है, जो कि कह रही होती है कि अब पसली की पारी, तैयार हो जाओ। तभी बी लैंग चिल्लाते हुए उठता है और कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, और वो लेडी कहती है कि ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। इसको यकीन नहीं होता कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मेरे सारे दर्द चले गए। इसके बाद वो युवान को देख रहा होता है, तब डॉक्टर इसे कहती है कि टेंशन मत
मत लो, ये भी बिल्कुल उसी कंडीशन में है जिसमें तुम थे। तुम्हारी रिब्स और हड्डियां ठीक हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाते तब तक हिलना डुलना मत। बी लैंग कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम कौन हो? क्या इवान की दोस्त हो? जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि फ्रेंड्स, अरे ये मेरे रिसर्च का एक सब्जेक्ट है और ये एक जिन्स वुल्फ ब्लड बैंक है। अब यहाँ पर हम उसी पीले बालों वालों को देखते हैं जो कि इवान का खून पीने की कोशिश कर रहा होता है। तब इवान चिल्लाते हुए कहता है कि अरे इतना भी मत पियो। और इसको हम उसी बार टेंडर के साथ भी देखते हैं जो कि दारू बना रहा है। वो लड़की बताती है कि वो हमारे इस बार का एक स्टाफ है। मुझे नहीं पता कि तुम जिस जिक्र का दोस्त किए हो वो कौन है। बी लैंग कहता है कि अरे छोड़ो यार, बस तुम ये बता दो कि तुमको मेरा खून नहीं चाहिए। इस पर ये कहती है कि मुझे खून के गंध से नफरत है। भाई ये एक वैम्पायर ये कह रही है कि उसको खून नहीं पसंद। सोचो जरा कितनी बड़ी बात है ये। वो एक्सप्लेन करती है कि खून पीना वैम्पायर का एक डिसऑर्डर है। मैंने बहुत रिसर्च किया है ताकि मैं खून ना पीऊं इंसानों का। मैं कुछ अल्टरनेटिव खोज रही हूँ, बट इसमें मैं कई बार फेल हुई क्योंकि ये प्रकृति का एक रूल है जिसके खिलाफ मैं नहीं जा सकती। इसीलिए भाग्य ने मुझे चुनने का अधिकार छीन लिया है। लेकिन आज तक खून को ठीक करने का मेरा प्रयास खत्म नहीं हुआ। वैसे सिर्फ भाग्य को दोष देना इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं बनता। ये मेरी फेलियर है। जब तक तुम लड़ते रहोगे, चुनौती देते रहोगे, तुमको परिणाम जरूर मिलेगा, भले ही वो छोटे हों। बी लैंग कहता है कि इसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सच बोल रही है। मुझे नहीं पता कि मुझे कब एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनकी आंखों से बातों को समझ रहा हूँ। शायद यही एक ट्रू इमोशन है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे युवान मुझे देखता है। भले ही वो मुझसे कुछ ना बोले, लेकिन मैं फिर भी उसका केयर, प्यार ये सब महसूस कर सकता हूँ। मैं अब अपने आप को और डाउट में नहीं डाल सकता। उस बंदे से ज्यादा केयर मेरी कोई नहीं कर सकता। मेरे सामने जो वैम्पायर है ये उन वैम्पायर से बिल्कुल अलग है जो मेरे विलेज पर अटैक किया था या फिर जो मुझे मारना चाहते हैं। युवान वहां पर उठते हुए कहता है कि जब मैंने पहली बार अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि तुम मेरे बेटे को मिडिल फिंगर दिखा रही हो। बी लैंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। डॉक्टर भी कहती है कि तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुशी हो रही है। अगली बार मेरे इलाज के ऊपर सवाल उठाने से पहले सोच लेना, तुम्हारी जान बचाई हूं मैं। उस टाइम तुरंत तुमको मार देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी। युवान उसको मस्ती में कहता है कि तुम्हारा टॉर्चर मुझे तब तक याद रहेगा जब तक मैं नर्क के दरबार तक नहीं पहुंच जाता। तब ये लेडी कहती है कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के साथ सख्ती से पेश आना नॉर्मल रिएक्शन है, खासकर जब उसकी जिसकी रिसर्च वैल्यू लगभग खत्म हो चुकी हो। लेकिन मुझे बी लैंग को तुम्हारे पास बैठा हुआ देखकर काफी दिलचस्पी हुई। फिर भी तुम दोनों को एक प्राइवेट जगह देना काफी बेहतर होगा। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। बी लैंग युवान से कहता है कि तुमने काफी देर से मुझे देखा नहीं। तो वो कहता है कि मुझे माफ करना, इतना बड़ा होने के बाद भी मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं समस्याओं का सामना कैसे करूं। बी लैंग कहता है कि सिर्फ बच्चे ऐसा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके के आदमी हो, लेकिन बचपन में तुम पक्का बहुत बुरे बच्चे रहे होंगे। जिस पर वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि अच्छा मैं बुरा बच्चा? अगर तुम इतने ही एनर्जेटिक लग रहे हो तो मेरे से क्यों ना सच उगलवा लो। और हाँ, तुम्हारी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई ना, मैं बहुत लापरवाह था। बी लैंग उड़ते हुए उसकी तरफ आता है उसका हक करने के लिए और उसे सॉरी भी बोलता है कि उसकी वजह से वैम्पायर उसको ढूंढ पाए। बी लैंग उस होटल से भाग गया था। जिस पर युवान पूछता है कि क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अपना वादा लगभग तोड़ ही दिया था और लास्ट में जो तुमने फाइटिंग स्किल दिखाई थी वहां पर, उससे तो तुमने उन मॉन्स्टर को भी डरा दिया। बी लैंग चिल्लाते हुए कहता है कि इसीलिए तुम एक बच्चे हो। तुम्हें हर चीज का दोस्त अपने ऊपर लेकर क्या मिलता है? सिर्फ एक जिद्दी बच्चे ही इतनी बार बार माफी मांगते हैं। तुम्हें मुझसे बार बार माफी मांगने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जिस पर युवान बोलता है कि ये बच्चों की कौन सी अलग सोच है। मुझे लगता है कि मैं बिना बच्चा हुए ही सीधा बड़ा हो गया हूँ, इसीलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। मुझे अभी भी तुम्हारी गाइडेंस की बहुत जरूरत है। बी लैंग पूछता है कि तुम्हारा वेयरवुल्फ फॉर्म ऐसा अजीब सा क्यों है? युवान बताता है कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है। मुझे जहर दिया गया था, वो भी वैम्पायर के द्वारा। ये ऐसा जहर था जो बहुत ज्यादा दर्द देता है और अब तक इसका कोई इलाज नहीं मिला। जिस पर बी लैंग शॉक होते हुए कहता है कि क्या अभी तक कोई इलाज नहीं मिला? ये रिंग जो तुम देख रहे हो ये एक इनहेबिटर है। उस डॉक्टर ने चुपके से अपने साथियों से बनवाई थी। इससे मेरे शरीर का जहर दबा रहता है, लेकिन मेरे वेयरवुल्फ पावर को भी दबा देती है। अगर मुझे वेयरवुल्फ बनना है तो ये रिंग उतारनी पड़ती है और फिर उस जहर का दर्द सहना पड़ता है। बी लैंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जहर से इतना सफर कर रहे हो। युवान कहता है कि अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतने सालों में मुझे इसकी आदत हो चुकी है, बट दर्द तो अभी भी होता है। तब वो कहता है कि अगर हम इसका इलाज ढूंढ लें तो शायद अपनी पुरानी गलतियों की भरपाई कर सकें। बताता है कि एंटीडोट मिलना इतना आसान नहीं है। अगर होता तो मैं इतने सालों से दर्द नहीं झेल रहा होता। जब तुम बड़े हो जाओगे तब समझोगे। इलाज ढूंढना, अंधेरे में छुपे दुश्मन को ढूंढना, तुम्हें समझने वाले लोगों को ढूंढना और जिस इंसान से तुम प्यार करते हो उसको ढूंढना, ये सब एक जैसे ही होते हैं। बाद में वो ये भी सोचता है कि एक बच्चे के साथ ये सब बात करना सही रहेगा, बट बी लैंग कहता है कि तुम उम्मीद देने में बहुत अच्छे हो। जैसा कि तुमने कहा था कि मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं, बस वो कहीं चले गए हैं, और ये भी कि वो कहीं पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस बार मेरी बारी है तुम्हारे लिए उम्मीद बनने की। युवान मन में
सोचता है कि ये बच्चा एक्सेप्ट कर चुका है कि इसके मॉम डैड मर चुके हैं। ये अभी काफी दुखी है, लेकिन वो उसे जिक्र नहीं कर रहा। वैसे इस समय बी लैंग काफी रो रहा है। ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। तुम सिर्फ मेरे से अच्छे बच्चे नहीं हो, बल्कि जब तुम एक आदमी बन जाओगे तो भी मुझसे एक अच्छा आदमी बनोगे। ये बोलते हुए वो उसे गले लगा लेता है। उस समय अचानक से एक उम्मीद पैदा हुई। तभी पीले बाल वाला रूम के अंदर आता है और उससे कहता है कि कोई तो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है, वो भी ड्रिंक बनाने के लिए। तो वो कहता है कि मैं तो अपनी 1 साल की छुट्टी ले रखी है। तभी वो लेडी डॉक्टर भी अंदर आती हैं और कहती हैं कि मुझे अचानक से याद आया कि मैं अपना कोई मेडिकल इक्विपमेंट यहीं पर भूल गई हूँ। बारटेंडर कहता है कि तुम जैसा ध्यान देने वाला इंसान कोई गलती कर दे, चलो बस तुम्हें याद दिलाना था, अगर अभी तक वाइन नहीं पी है तो एक हो जाए। युवान कहता है कि कम ऑन बॉस, आपको क्या लगता है मुझे ग्लास के अंदर की बर्फ दिख नहीं रही है? क्योंकि इनका कहना था कि जल्दी से पी लेते हैं, नहीं तो जो बियर है वो ठंडी हो जाएगी। तब युवान ने ऐसा बोला। बी लैंग को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। युवान बोलता है कि जब लोग नहीं चाहते कि हम अकेले में बात करें तो चलो मैं तुम्हें असली बार दिखाता हूँ, और ये बोलकर वो उसे गोद में उठा लेता है। तब बी लैंग कहता है कि अरे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो, मुझे अभी बहुत सारे सवाल तुमसे पूछने हैं। बट वो लेडी डॉक्टर कहती है कि उसे नीचे मत उतारो, एक बेशरम और बेकार रिसर्च सब्जेक्ट होने के नाते बी लैंग के लिए एक चलती फिरती मशीन बनना बिल्कुल ठीक है। युवान बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे टॉर्चर कर सकते हो ताकि मैं सच बोल दूं, लेकिन मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा? अपना पूछ छुपा लो। और मिस, क्या आप वो कोड दे सकती हैं? तब वो डॉक्टर उसे फेंक कर देती है। हाँ ये ले। बारटेंडर को किसी का कॉल आता है। वो कहता है कि क्या ये वही बार है? मुझे याद है कि यहाँ के कई रेगुलर कस्टमर युवान को पसंद करते हैं, सबको तैयार कर दो, देखो वो अभी एक लड़के के साथ बाहर आ रहा है। पीले बालों वाला वैम्पायर भी कहता है कि हमेशा खुश दिखने वाला इंसान काफी बोरिंग लगने लगा है। दूसरी तरफ युवान बी लैंग को गोद में उठाकर इसी तरफ लेकर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर 3 अलग अलग प्रजाति के लोग एक साथ मिल सकते हैं। ध्यान से देखना, जब युवान बार के एंट्रेंस तक चले तो जो भी मेहमान सक्की लगे उसका नाम नोट कर लेना। एक वुल्फ बारटेंडर से कह रहा होता है कि आज अगर तुम मेरे लिए ड्रिंक नहीं बनाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बट वो लड़की कहती है कि प्लीज आज के लिए मुझे बख्श दो। बारटेंडर कॉल पे उस आदमी से कहता है कि उन सभी का लिस्ट दो मुझे, जो लोग इस जगह पर जासूसी करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। बी लैंग कहता है कि मैं वुल्फ विलेज में पिछले 10 साल से ज्यादा रहा हूँ और ये पहली बार है जब मैं इतना अजीब नजारा देखा। मैं खुद से क्वेश्चन करने लगा हूँ कि क्या मुझे सच में उन दयालु वैम्पायर से नफरत है? यहाँ पे बहुत सारे टाइप के वैम्पायर है, तो वो उन सभी को देखकर कह रहा होता है कि क्या मैं सच में इन सभी को मारना चाहता हूँ? लगता है ये वैम्पायर उन वैम्पायर जैसे बिल्कुल नहीं है जिन्होंने मेरे मॉम डैड को मारा था। युवान कहता है कि क्या तुम्हें समझ में आया? कभी कभी रेस का नाम लेकर लोग अपनी गलतियां छुपा देते हैं। जब रेस के बीच की भेद खत्म हो जाए तब नफरत सिर्फ उन इंसानों तक सीमित रहनी चाहिए जिसने गलती की है। पूरी बिरादरी से हम नफरत नहीं कर सकते, जिसने गलती की है सिर्फ वही गलत है। एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिस बॉस ने ये सब कुछ प्लान किया वो मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही काबिल निकला। ये बात बी लैंग कह रहा है। बारटेंडर उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या उन दोनों को भेज दिया गया? हाँ, उन इन्फॉर्मर से निपटने में थोड़ा टाइम लग गया। बॉस, आप अपनी इंसानी पहचान निभाते हुए भी कभी नियम नहीं भूलते। बॉस कहते हैं कि मैंने युवान से कहा था कि उन दोनों को कैल्विन के पास भेज देते हैं, बट आखिरी फैसला तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर पूछती है कि क्या तुमने उसको वेयरवुल्फ एकेडमी के बारे में बताया, साथ में उसके प्रिंसिपल भाई के बारे में भी? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास उन्हें वहां भेजने की सिर्फ पनाह देने के अलावा भी कोई और बड़ी वजह है। बॉस कहते हैं कि जब वो लड़का मुझे देख कर गया तब मुझे यकीन हो गया कि उसे वहीं पर होना चाहिए। वैसे ये प्रिंसिपल ब्रदर वाली बात क्या है? बॉस, अगर तुम्हारे सामने उन्हें प्रिंसिपल ली बोलते हैं तो काफी कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि तुम भी बॉस ली हो। मुझे अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाना पसंद नहीं। तब वो पूछते हैं कि कैल्विन तुम्हारे लिए कोई जान पहचान वाला नहीं है? वो जवाब देती है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते। मैं उन लोगों को सिर्फ 2 कैटेगरी में देखती हूँ, वैल्यूएबल टेक्स्ट सब्जेक्ट और वर्थलेस टेक्स्ट सब्जेक्ट। दोस्ती या जान पहचान वाली चीजें होती क्या है? क्या उसका भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? बॉस कहते हैं कि तुम जाओ, जाकर आराम करो। सब जानते हैं कि मिस सिर्फ 2 सिचुएशन में ही एक्साइटेड होती हैं, जब उन्हें कोई इंटरेस्टिंग टेस्ट सब्जेक्ट मिले या जब वो नशे में होती हैं। जाते टाइम वो उसे कहते हैं कि इस दवा को इस बियर में मिलाकर पीना, तुम्हारे खून पीने की इच्छा कम हो जाएगी, लेकिन हाँ, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। बॉस, भूलना मत, तुम मुझ पर जिंदगी भर टकीला सनराइज का उधार रखते हो। ये उस बियर का नाम है जो वो पी रही है। हमें सनराइज का सीन दिखाया जाता है और बॉस बता रहे होते हैं कि वुल्फ एकेडमी इंसानों और वेयरवुल्फ की दुनिया के बीच एक छुपी हुई इलाके में बनी है। इस एकेडमी को इंसानी सरकार ने बनाया है। यहाँ उन वेयरवुल्फ को ट्रेनिंग दी जाती है जो इंसानी सोसाइटी में रहते हैं। एकेडमी दुनिया की नजरों में छुपा कर चला जाता है। इसके प्रिंसिपल कैल्विन काफी खुले विचार के हैं। यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही नहीं सिखाई जाती, बल्कि ह्यूमैनिटी, आर्ट, कुकिंग जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। युवान बताता है कि जो बार के ओनर है उन्होंने ऑलरेडी हमारा रिकमेंडेशन दे दिया है। अगर हम प्रिंसिपल का इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो एक बिल्कुल सुरक्षित जगह मिल जाएगी जहां हमें वैम्पायर
से कोई भी खतरा नहीं होगा। बीलैंग बोलता है कि इस स्कूल में मैं सुरक्षित तो रहूंगा, साथ में और ताकतवर भी बन जाऊंगा, राइट? जिस पर वो हाँ में जवाब देता है और ये भी बताता है कि प्रिंसिपल कैल्विन चाहे जितना भी खतरनाक क्वेश्चन पूछें, बॉस ने जो भरोसा किया है उनके लिए मुझे ये इंटरव्यू पास करना ही होगा। ये दोनों उन प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। इवान कह रहा होता है कि हमारे अपॉइंटमेंट का टाइम तो हो चुका है, क्या इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बाद भी प्रिंसिपल काम से गायब हो जाते हैं? तभी एक आदमी उन दोनों से कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे डेस्क पे रखे पौधों को पानी देना था, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अच्छा, तो ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये व्हील चेयर पे हैं, चल नहीं सकते हैं, इसीलिए बीलैंग उनकी हेल्प करता है। ये पूछता भी है कि क्या ये प्रिंसिपल कैल्विन है और इन्होंने मदद के लिए डिसेबल इंसानों को रखा है? इवान कहता है कि इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचो, हो सकता है कि ये शायद कोई हेल्पिंग प्रोग्राम हो, वेट करो और शांति से एब्जॉर्ब करो। ये व्हील चेयर वाला बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। बालकनी में पौधों को पानी देते समय मैं सच में खो गया था। तुम जरूर वही नए टीचर और स्टूडेंट हो जिसको रिकमेंड किया गया था। इवान मन में कहता है कि ये बॉस ली से बिल्कुल अलग हैं, साथ में काफी अच्छे से बात भी कर लेते हैं। हेलो सर, मुझे नहीं लगा था कि आप इतने यंग होंगे। जिस पर ये कहते हैं कि हाँ, सुनकर मुझे अच्छा लगा, शायद यही प्रिंसिपल कैल्विन है। चलो तब मैं अब इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ। मेरा इंटरव्यू वैसे बहुत सिंपल है, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। सिर्फ एक सवाल होगा। अपनी असली गोल को जानने के लिए पहले अपने दिल की सच्ची पसंद को समझना जरूरी है। तो बताओ तुम्हारी फेवरेट चीज क्या है? लाइक फेवरेट फाइटिंग स्टाइल, जिंदगी का तरीका, हॉबी, फैमिली की यादें, फेवरेट स्नैक या वीडियो गेम? युवान जवाब देता है कि फाइटिंग करने का स्टाइल और जिंदगी जीने का तरीका उसकी फेवरेट चीजें हैं। बी लैंग जवाब देता है हॉबी, फैमिली की यादें और मेरी फेवरेट फूड ये भी हो सकती है, राइट? कैल्विन कहता है वीडियो गेम, जिस पर बी लैंग कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में टीवी पर देखा था। सब खत्म हो गया, इस इंसान ने मुझसे कुछ ऐसा पूछा जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। कैल्विन समझाता है कि वीडियो गेम इंसानों द्वारा इन्वेंट की गई सबसे बड़ी चीज है। अगर तुम वुल्फ विलेज की पुरानी जिंदगी से बाहर निकलकर इंसानों की दुनिया समझना चाहते हो तो गेम्स से शुरू करो। ऑनलाइन गेम्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के अंदर इंस्टॉल होते हैं, उनका यूज करना बहुत इजी होता है। तुम्हें समझ में आ रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ? मैं अपने स्टूडेंट को सिर्फ जिंदा रहना नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें ये भी सिखाता हूँ कि इस दुनिया में तुम मजे से कैसे जी सकते हो। इवान कहता है कि अगर तुम मुझसे पूछो तो रेड डेड वुल्फ और साइबर वुल्फ जैसा गेम मेरा पसंदीदा है। कैल्विन कहता है कि हाँ, वो गेम तुम्हारे ऊपर सूट भी करता है। मुझे तो पजल सॉल्विंग गेम पसंद है, लेकिन सैंडबॉक्स गेम भी अच्छे लगते हैं। इवान पूछता है कि गेम बनाने में वेयरवुल्फ भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट? जिस पर वो हाँ में जवाब देता है और ये भी बताता है कि हमारे यहाँ से जो भी वेयरवुल्फ ग्रेजुएट होता है वो इंसानों की सोसाइटी में अच्छे से जाकर एडजस्ट हो जाता है। वैसे तो वेयरवुल्फ प्रकृति के साथ पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन कुछ वेयरवुल्फ मानते हैं कि हमारा बच्चा इन पहाड़ों में अपनी जिंदगी नहीं बिताएगा, बल्कि शहर में जाएगा, कुछ बड़ा करेगा। इसीलिए वेयरवुल्फ एकेडमी की जरूरत पड़ी। वैसे माफ कीजिएगा मिस्टर युआन, ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट के लिए था, आपके लिए नहीं। बी लैंग कहता है कि मुझे क्या एक और मौका मिल सकता है? युआन सोचता है कि बार छोड़ने के बाद से बॉस ने कभी खुलकर नहीं बताया कि वो कितना दर्द में है। नेक्स्ट सीन में ये लोग कहीं कार से जा रहे होते हैं, तब बी लैंग उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? वो जवाब देता है कि अरे कुछ भी नहीं, बस मेरा लाइटर खो गया, शहर में जाकर मुझे एक नया खरीदना पड़ेगा। अपने मन में ये भी कहता है कि पहले से तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया है अपना लड़का। बी लैंग उस छोटे से बैट के बारे में सोच रहा है जो कि काफी दिनों से नजर नहीं आया है। इवान मन में बोलता है कि जो बैट तुम्हारे पास था उसको यान ने तुम्हारे पीछे लगाया है। अब मुझे नहीं पता कि बी लैंग को उसके मन की आवाज कैसे सुनाई दी, बट ठीक है, शायद राइटर हमें बताना चाहते हैं। बी लैंग इवान से पूछता है कि बॉस ने कहा था कि वो एकेडमी मुझे और भी ताकतवर बना देगी, क्या ये बात सही है? जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, बॉस इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि हमारे उस बार में आने की खबर भी उन्होंने किसी को नहीं दी। उन्होंने जो जगह रिकमेंड की है वो जरूर बहुत सेफ होगी और वहाँ पे तुम सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी काफी मजबूत बनोगे। और हमेशा याद रखना, जो अपनी आंखों से देखना उसी पर यकीन करो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने दर्द से आजाद हो जाओगे। बी लैंग भी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इस मौके को बर्बाद नहीं करूंगा। इवान हमें बताता है कि इन मुश्किलों के बाद ये लड़का कुछ ज्यादा ही मजबूत और समझदार हो गया है। अब मुझे सच में लगने लगा है कि शायद चांद के देवता का चुना हुआ लड़का सच में होता है। वो अपने दुख और गुस्से को ही अपनी ताकत बना लेता है। ओके, तो ये थोड़ा सा पास का सीन था, मतलब यहाँ से आने के पहले का सीन था। ये प्रेजेंट टाइम में तो कैल्विन उनके सामने बैठा हुआ है, जो कि उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं भी देते हो तो कोई बात नहीं, पहले एकेडमी घूम लो, क्लास अटेंड करो, मुझे यकीन है कि तुम बाद में जवाब दे पाओगे। एकेडमी
में इसका अब पहला चैलेंज था, अपना फेवरेट वीडियो गेम ढूंढना। ये अपने मन में कहता भी है कि मुझे ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ हम युवान को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा है और कैल्विन उसे गाइड कर रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर ये टीचर बनने आया है, बट इसके पास तो दिमाग है नहीं, इसीलिए ये फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनेगा। कैल्विन उसको कहता भी है कि तुम्हारी फिटनेस बहुत अच्छी है, फिजिकल एजुकेशन के टीचर तो तुम बन ही सकते हो। युवान कहता है फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्या कोई प्रॉब्लम है? बॉस ने मैसेज में बताया था कि इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैं तो वेपन डिजाइन और इक्विपमेंट बनाने का क्लास लेना चाहता हूँ। अब हम मैसेज देखते हैं जहाँ पर उसने लिखा था कि ये उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये रहा उसका फोटो भी। तुम जब इस फोटो को देखते हो तो तुमको क्या लगता है ये क्या पढ़ा सकता है? इसके नीचे वो कुछ वेपन का फोटो भी भेजा हुआ था जिसको कि वो देख नहीं पाए क्योंकि पहाड़ों में नेटवर्क अच्छा नहीं है। युवान कहता है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर टीचर के स्टैंडर्ड बहुत हाई होंगे, इसीलिए हर टीचर का फिजिकल फिटनेस होता होगा। जिस पर वो कहते हैं कि अरे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वैम्पायर से लड़ने के लिए ये स्पेशल बुलेट सिल्वर बुलेट के बाद सबसे पावरफुल मानी जाती है। मिस्टर युवान, एक वुल्फ होते हुए भी आपकी सोच काफी मॉडर्न है। जिस पर वो थैंक यू बोलता है। मैं ये बस अपने बोर होने पर फ्री टाइम में बना लेता हूँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये इतनी बार काम आएगा। कैल्विन कहता है कि मेरा कहने का मतलब है कि आप बहुत ही टैलेंटेड और स्ट्रांग है। वो रिप्लाई देता है कि अगर मैं सच में इतना स्ट्रांग होता तो बीलैंग के साथ तुम्हारे एकेडमी में पनाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात मुझे सही नहीं लगी, है ना प्रिंसिपल? कैल्विन कहते हैं कि क्या मैं ये बुलेट रख सकता हूँ अपने कलेक्शन के लिए? मैं इसे नई टीचर की तरफ से सीनियर के लिए गिफ्ट मान लेता हूँ। सीनियर? इस पर युवान कहता है कि आप मुझे सीनियर कह रहे हो। युवान कहता है कि सीनियर, आप मुझसे भी छोटे दिखते हैं फिर भी खुद को सीनियर बोल रहे हो, वैसे तुम उसे रख सकते हो। और मुझे बताओ क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया? ये अपने मन में कहता है कि इन प्रिंसिपल से डील करना काफी आसान है, मतलब बॉस ली से तो डील करना काफी डिफिकल्ट था, लेकिन ली फैमिली को देखकर कभी ऊपर से फैसला नहीं करना चाहिए। वैसे अगर यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है तो मैं बीलैंग को देखना चाहता हूँ। तभी युवान नोटिस करता है कि पीछे से एक गाड़ी आ रही है। वो जल्दी से कैल्विन को दूर फेंकता है और उनको सॉरी भी बोलता है और खुद हवा में जंप करता है ताकि उससे बच सके। ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड में है जिससे कि युवान का दिमाग खराब होता है और तुरंत गन निकालता है, बट वो जीप वाला आदमी उसको मार कर निकल जाता है, मतलब उसके साइड से उसे धक्का देकर निकल जाता है। फाइनली वो अपना गाड़ी रोकता है। उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो सीधा युवान का नाम लेता है और कहता है कि देखो यहाँ पर कौन आया है, हमारा फेमस लीडर, नहीं फेमस गद्दार युवान। फैंग, तुम यहाँ पर क्यों हो? युवान, क्या तुम ये भी नहीं पूछोगे मैं कैसा हूँ? वो रिप्लाई देता है कि तुम हमें कार से मारना चाहते थे। तभी वो उसके पास आकर कहता है कि हमारे बीच एक अच्छी लड़ाई हुए काफी टाइम हो चुका है, कैसा रहेगा अगर हम अभी लड़ें? बट कैल्विन उसे किताब फेंक कर मारता है। वो पूछता है कि तुम इस नए आदमी की मदद क्यों कर रहे हो? जिस पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा हद पार कर रहे हो, ये कैंपस तुम्हारे पुराने झगड़े निपटाने की जगह नहीं है। क्या तुम चाहते हो स्टूडेंट तुम्हारी तरह गाड़ी चलाकर लोगों को मारना शुरू कर दें? तभी पूछता है कि यह आदमी अंदर कैसे आया? युवान कहता है कि उस वुल्फ विलेज में जो भी हुआ था उसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुमको बदला लेना है तो मुझसे अकेले लेना। जिस पर वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और आगे जाकर क्या करूंगा, लेकिन तुम अब भी उसी टूटी हुई पिस्तल पर भरोसा करते हो। अगर ऐसा है तो तुम दुआ करो मुझे कभी ऐसी जगह पर मत मिलना जहाँ मुझे कोई रोक ना सके। इसके बाद युवान अपने बंदूकों से गोली निकालते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ प्रे करना चाहोगे? युवान, उम्मीद करता हूँ कि मेरे मरे हुए क्लैन की लोगों की तरफ से दिया गया बदला तुम उतना ही हिम्मत से झेल पाओगे जितना आज दिखा रहे हो। कैल्विन बात बदलने के लिए कहता है कि आज से स्कूल में गर्ल्स मैगजीन आना बंद, क्योंकि भूलना मत मैं इस एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ। ये जो दूसरा वुल्फ है वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ जिस दिन तुम बीस्ट गर्ल्स को अलविदा करोगे उस दिन भी इतने ही कॉन्फिडेंस रहोगे। कैल्विन उसे बताता है कि बेटे तेरे क्लास का टाइम हो गया है, स्टूडेंट को ज्यादा इंतजार नहीं कराते। वो जवाब देता है कि हाँ मुझे पता है, आप अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार आप इतने खतरनाक और गद्दार इंसान को अपने एकेडमी में मत रखना, बस इंतजार करिए और देखिए। इसके बाद प्रिंसिपल युवान से सॉरी बोलते हैं। मैंने बस उनको ये कहते सुना कि उनके जो पुराने दोस्त हैं जिनसे उनका झगड़ा हो गया, बट मुझे उम्मीद नहीं था कि वो इंसान तुम हो। युवान कहता है कि पुराने दोस्त? कैल्विन, तो ये था तुम्हारा असली टेस्ट। बीलैंग को हम देखते हैं जो कि एक वीडियो गेम खेल रहा है और अपने आप से कह रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम नए बच्चे हो, लगता है कि तुम एंट्रेंस टेस्ट भी पास नहीं कर पाए, चलो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे पास करते हैं। बीलैंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तब वो कूल स्टाइल में कहता है कि क्या ये सच में मैटर करता है कि कौन हूँ मैं? क्या मेरा नाम जानना इतना जरूरी है? जब से तुम आए हो तब से सिर्फ अकेले बैठकर गेम खेल रहे हो, तुम्हें तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे आसपास कौन बैठा है, तुम बहुत घमंडी लगते हो, तुम्हें देखकर तो पंच मारने का मन करता है। बीलैंग कहता है कि हाँ ये बात सच है, मैंने अपने आप को फोर्स किया ताकि मैं सबको इग्नोर कर सकूं, मेरा कभी अटेंशन लेने का इरादा नहीं था, प्लीज मेरी तरफ मत देखो। ये लड़का मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की, और हाँ इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत बनो, अगर लड़ना ही है तो बाहर चलते हैं, 1 on 1 फाइट कर
करते हैं। तब वो दूसरा लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, हिम्मत है तो मेरे साथ एक मैच खेल कर दिखाओ, अगर तुम जीत गए तो तुम एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन जाओगे, फिर प्रिंसिपल को तुमको एकेडमी में रखना ही पड़ेगा। अब हम कैल्विन और युवान का सीन देखते हैं। युवान उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारा ये रियल टेस्ट था, जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं देखना चाहता था कि तुम अपने इमोशंस पे काबू कर सकते हो या नहीं। जिस पर युवान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम इमोशनल टेस्ट लेते हो, शायद तुम्हारी यही स्टाइल है। ये कहते हैं कि अब मुझे समझ आ गया, अभी तुम्हारे और फैंग के बीच में सुलह का वक्त नहीं आया है। वो बहुत इमोशनल इंसान है, वो पुरानी बातों को भुला नहीं पाता और एक छोटे बच्चे की तरह आसपास के लोगों को भी चोट पहुंचाता है। जिस पर युवान कहता है कि लगता है उसे कोई दूसरा दोस्त मिल गया है। कैल्विन उसको ज्ञान देते हैं कि तुम फूकते बहुत ज्यादा हो। ये रिप्लाई देता है कि आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, फैंग और मेरी दोबारा मुलाकात कभी नहीं होनी चाहिए। बट चच्चा ज्ञान देते हैं कि तुम दोनों के दिल में चाहे जितनी भी गहरी फीलिंग क्यों ना हो, एक दिन उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन क्या इतनी आसानी से तुम दोनों के बीच का रिश्ता टूट सकता है? सोचो, बी लैंग को अगर तुमसे कोई छीनना चाहे तो क्या तुम चुपचाप देखते रहोगे? जिसका वो ना में रिप्लाई देता है, इनफैक्ट जब तुमने ये बात कही उसी पल मेरा हाथ अपनी गन की तरफ चला गया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने उस बच्चे के लिए किस टाइप का टेस्ट रखा है। ये बोलते हुए वो उसको कहीं पर लेकर जा रहा है। कैल्विन कहते हैं कि अभी भी तुम अपना सही से टेस्ट पास नहीं कर पाए हो, फिर भी मेरे सामने इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो सकता है कि वो लड़का तुमसे भी बेहतर परफॉर्म करे। इधर देखो, तुम्हारा दोस्त गेम स्टार्ट कर चुका है, क्या तुम उसका मैच देखना चाहोगे? जिस पर युवान कहता है कि तुम कैसे प्रिंसिपल हो, क्या एकेडमी के सारे स्टूडेंट तुम्हारे गेम फ्रेंड लिस्ट में हैं? अब हम इधर बी लैंग का सीन देखते हैं, जो कि गेम खेलने के लिए तैयार है, जो अपने आप से कह रहा होता है कि अगर मुझे खुद को प्रूफ करना है तो यही मेरा एक लौता मौका है। और लड़का कहता है कि तुम्हें क्या कोई टीममेट चाहिए? जिसका वो ना में रिप्लाई देता है और कहता है कि मैं अकेले ही खेलूंगा। तभी एक दूसरा लड़का कहता है कि तुम इस नए बच्चे को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हो, इस बार मैं तुम्हारे टीम में नहीं हूँ। दूसरा लड़का भी कहता है कि सेम मेरे साथ भी यही है, मैं भी तुम्हारे साइड नहीं हूँ। इस नए लड़के का बाल बहुत अच्छा है, ये तुम्हारी चोटी से भी ज्यादा स्टाइलिश है, इसीलिए मैं इसके साथ हूँ। भाई मतलब लड़के कुछ भी देखकर दोस्ती कर लेते हैं। इसका एक और दोस्त होता है जिसको ये लात मारकर उसकी तरफ भेज देता है और कहता है कि तू भी जा उसी के साइड। वो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था। बी लैंग कहता है कि मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोगों को हारने नहीं दूंगा। छोटी वाला कहता है कि चलो अब तो मजा आएगा। एक शर्त लगाते हैं, जो हारेगा वो जीतने वाले को मास्टर बुलाएगा। इस टाइम ये किसी और का फोन ले रखा है, जिस पर वो दूसरा वाला दोस्त कहता है कि यार भाई मेरा फोन दे दे। बी लैंग कहता है कि हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते और हम शर्त लगा रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम बीसी है, अच्छे तरीके से याद रखना। ये अपना नाम बताता है कि मेरा नाम बी लैंग है, लेकिन जल्दी तुम मुझे मास्टर बुलाओगे। 5 वर्सेस 5 मैच के लिए क्लासरूम में प्लेयर बहुत कम है, इसीलिए हमारा 5वां टीममेट ऑनलाइन रैंडम मैच हुआ है। पता नहीं इससे मेरे जीतने पर क्या असर पड़ेगा, कोई और टीममेट आसपास नहीं है। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, वो लड़का बिल्कुल मेरे पास ही समन हुआ है। गेम के शुरू में सब अलग अलग जगह पर समन होते हैं, 2 प्लेयर का इतना पास समन होना बहुत ही रेयर होता है। इसका मतलब तीसरा प्लेयर आसपास नहीं होगा, तो मुझे इसे अभी खत्म कर देना चाहिए। बी लैंग पीछे से उसकी तरफ अटैक करने जाता है, बट वो बंदा एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और पीछे से कोई दूसरा आदमी आकर पकड़ लेता है। वो उसे समझाता है कि उसके पास मत जाओ, वो एक ट्रैप है, बिल्कुल भी आवाज मत करना। ये उसका 5th टीममेट है जो कि रैंडमली मैच हुआ था। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका स्नाइपर पास में ही पोजीशन लेकर बैठा है, हमें सबसे पहले कवर ढूंढना है। बी लैंग को समझ नहीं आता कि ये बंदा इतना स्किल्ड क्यों है और मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। बी लैंग उसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें स्नाइपर हो, लेकिन मैं असैसिन हूँ, इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा फास्ट हुआ ना। ये बोलते हुए वो उसको गोद में उठा लेता है। चोटी वाला बंदा कहता है कि उस बंदे को पता है सभी लोग रैंडम जगह पर समन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ गोल्ड कॉइन मिलते हैं जिससे कि हम कुछ आइटम खरीद सकते हैं। उस आइटम से 2 प्लेयर एक साथ समन कराए जा सकते हैं। बी लैंग कहता है कि अच्छा है, तो इसीलिए तुम मेरे पास समन हुए थे। जिसका वो जवाब हाँ में देता है। तुम्हें पता है आइटम के लिए मैंने कितने गोल्ड कॉइन खर्चे हैं? बी लैंग कहता है कि शायद तुम गलत इंसान के साथ समन हुए हो, मैंने ये गेम आज ही शुरू किया है। तो वो रिप्लाई देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस गेम को जीतना चाहते हो। बी लैंग रिप्लाई देता है कि भाई हर कोई गेम को जीतना ही चाहता है, बट मेरे लिए ये जीतने से बढ़कर है। जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अकेले नहीं खेलना चाहिए। इस टाइम ये प्लेयर उसके कुछ ज्यादा ही पास है, इसीलिए बी लैंग उसको कहता है कि थोड़ा दूर रहो मुझसे। जिस पर ये कहता है कि ओह गलती से क्लोजअप एक्शन बटन दबा दिया, अब इसको रोक नहीं सकता। वैसे कैप्टन अब आप जीत की तरफ हमें कैसे ले जाओगे? जिस पर ये कहता है कि हमें सबसे पहले अपने टीममेट को ढूंढना होगा, अब मुझे छोड़ो। वैसे हमें तो पता है कि ये प्लेयर युवान ही है। तो अब ये मन में सोच रहा होता है कि बी लैंग दर्द तुम्हें धीरे धीरे और मजबूत बना दिया है, जल्दी तुम मेरे पीछे छुपने की बजाय मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलोगे। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और अभी भी अपने मन में बोल रहा है कि जब वो दिन आएगा तो क्या मैं तुम्हें अपनी बाहों में इस तरीके से पकड़ पाऊंगा। ये जो लड़की होती है इसके ऊपर युवान सीधा अटैक
अटैक करता है जिससे कि इसकी 50% लाइफ चली जाती है। इसके बाद बी लैंग उसके ऊपर अटैक करके खत्म कर देता है। बी लैंग उससे पूछता है कि क्या तुमने उसको हेडशॉट मारा था, जिस पर वो बंदूक नचाते हुए कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल, एक हीलर को स्नाइपर ने हेडशॉट कर दिया, फिर भी उसका एचपी इतना ज्यादा कैसे बचा है। जिस पर ये बताता है कि मैं सिर्फ स्नाइपर का ड्रेस पहना हुआ हूँ, असल में मैं एक हीलर हूँ। ये बोलते ही वो बी लैंग को ठीक करने लगता है हमारे दुश्मन काफी तेज हैं। बी लैंग उससे कहता है कि रास्ते में एम्बुश से बचना और मेरे भेजे हुए लोकेशन पर मिलो। ये जो एम्बुश है वो कुछ टाइप का ट्रैप होगा। जिस पर ये मजे लेते हुए कहता है कि अब लोन वुल्फ टीम के साथ खेल रहा है। जिस पर ये रिप्लाई देता है कि मैं अकेले रहना बहुत समय पहले ही छोड़ दिया। तभी ये चोटी वाला बच्चा नोटिस करता है कि दुश्मन उसकी तरफ आ रहे हैं। जिस पर उसका दूसरा दोस्त कहता है कि तुम उस नए स्टूडेंट पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो या फिर वो तुम्हें परेशान करता है। जिस पर वो रिप्लाई देता है कि मैं तो बस उसका टेस्ट ले रहा हूँ। प्रिंसिपल कैल्विन काफी अच्छे इंसान है, लेकिन मैं उन्हें बिना सोचे समझे मुसीबत में पड़ते हुए नहीं देख सकता। युवान इन सभी को छत पर बैठकर देख रहा है। जब इनकी उस मुसीबत वाली बात को सुनता है तब वो कहता है कि मुसीबत, थोड़ी देर पहले ही वैम्पायर ने एक पूरे गांव को खत्म कर दिया। तुम सबको ये बात पता है ना। इधर ये दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं कि यार उस लड़के के बाल भी सफेद हैं। व्हाइट वुल्फ की कहानी तो सबने सुनी है, लेकिन उस कहानी पर लोग कितना यकीन करते हैं ये बात सबको पता है। वैम्पायर शायद, तभी ये चोटी वाला बच्चा कहता है कि वैम्पायर शायद उसको इतनी आसानी से इग्नोर नहीं करेंगे। यानी कि इन लोगों को भी पता है कि एक वैम्पायर ने पूरे गांव को मार के खत्म कर दिया है। अगर हम सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे रहें तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। जिस पर उसका दूसरा दोस्त रिप्लाई देता है कि क्यों ना इस व्हाइट बालों वाले लड़के को हम पीट कर एकेडमी से बाहर निकाल दें। जिस पर ये चोटी वाला कहता है कि छोड़ो ये सब लोग गेम पर ध्यान दो। तभी कोई तो वहां पर ग्रेनेड वगैरह फेंकता है। वो नोटिस करता है कि फिर से उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक हुआ है। जिस पर ये चोटी वाला बंदा कहता है कि तुमको शायद पता नहीं, हमारा स्नाइपर ऊपर ही बैठा है। बट तभी उसका एक टीममेट वो उड़ते हुए देखता है और उसे रियलाइज होता है कि वो असासन नहीं बल्कि टैंक है। उसे एक ही अटैक में नहीं हरा सकते। उसका टीममेट जो कि अब गेम में मर चुका है वो उसको सॉरी बोलता है। बट ये बंदा कहता है चुप रहो यार, मुझे पहले ही पता था कि तुम कचड़े हो। अब हम युवान को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए शायद अटैक करने आ रहा है। पीछे से बी लैंग भी उसके ऊपर अटैक करता है, बट इस बंदे के सिर के पीछे आंख है। ये उसे अपनी केहूनी से पेट पे मारता है और उसको सीधा कहता है कि अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बच नहीं पाएगा। जब असैसन पकड़ा जाता है तो उसकी हार पक्की हो जाती है। तुम्हें एकेडमी से बाहर फेंक देना चाहिए, एक पंच और तू खत्म। बी लैंग का एचपी देखते हैं जो कि लगभग खत्म होने वाला है। बट ये चोटी वाला कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना ताकतवर है, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम अपना दिल हार जाओ, ना ही ये चाहता हूँ कि मुश्किल वक्त में तुम अपने टीममेट को धोखा दे दो। युवान बी लैंग का एचपी फिर से हील कर देता है। इस चोटी वाले को यकीन नहीं होता कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो तो बस एक पंच मारकर उसे खत्म ही करने वाला था। बट अब उसे रियलाइज होता है कि जो स्नाइपर लग रहा है वो असल में एक हीलर है और बी लैंग मौका देखते ही उसे एक पंच मारता है जिससे कि उसके मुंह से खून आ रहे हैं। और मारते टाइम वो उससे कहता भी है कि क्या बोल रहा था कि तुम मुझे अभी खत्म करने वाला है, तो बात बनी, कर पाया खत्म। चोटी वाला कहता है कि अगर तुम सच में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हो तो हमें भी दिखाओ कि तुम उसका कुछ हिस्सा संभाल सकते हो, हमें बोझ समझकर पीछे मत छोड़ देना। ये बोलते ही वो उसे एक पंच मारता है जिससे कि बी लैंग बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी इसकी एक टीममेट आती है जो कि हीलर है, जो कि उसे ठीक कर दी। और वो कहता भी है कि तुमको किसने कहा कि मेरे टीम में बस एक ही हीलर है। बी लैंग और युवान ने इनके एक हीलर को ऑलरेडी मार दिया था, तो इनको लगा कि आसानी से जीत सकते हैं। बट इस बंदे के पास एक और हीलर है। युवान उनकी तारीफ भी करता है कि डबल हीलर टीम ये काफी अच्छी प्लान है, लेकिन अब वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। ये तो छोटी वाला बंदा है, इसका एक स्नाइपर ऊपर बैठा हुआ था, बट उसे बीएल के टीम में जो स्नाइपर था उसने मार दिया और बी लैंग पीछे से खड़ा होकर उसके एक और हीलर को मार देता है। इसके बाद वो कहता है कि अब स्कोर हो रहा है 4 वर्सेस 2, क्या तुम अब भी गेम कंटिन्यू करना चाहते हो। प्रिंसिपल सोचते हैं कि इस लड़के के पास प्लानिंग, जजमेंट, ऑब्जर्वेशन सब कुछ है। सिर्फ कुछ ही राउंड में ये समझ आ गया है कि ये अपनी एज के स्टूडेंट में सबसे बेस्ट है, जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा था। ये बात ये छोटी वाला बंदा सोच रहा है, मुझे लगा कि प्रिंसिपल सोच रहे थे, बट नहीं, प्रिंसिपल ने इससे ऐसा कहा था। वो ये भी कहता है कि शायद इसको टेस्ट करने का मेरा तरीका गलत था, बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे इतना इम्प्रेस किया है। बी लैंग तुम सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तभी वो जंप करके बी लैंग के एक टीममेट को मार देता है और फिर वापस से बहुत तेजी के साथ बी लैंग के पास आता है। उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो कुछ रिएक्ट कर सके और उसे भी एक पंच पड़ता है। बी लैंग कहता भी है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी स्नाइपर सीधा उसके गले पर मारता है और मरते टाइम वो कहता है कि वेलकम टू द एकेडमी, गेम ओवर, बी लैंग जीत गया। गेम के अंदर ये युवान के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा गेम खेलने का तरीका बहुत अच्छा है, और ये कहते टाइम वो उससे उसका कैप ले लेता है। जिस पर वो पूछता है कि तुमको कब पता चला कि वो मैं ही था। जिस पर वो रिप्लाई देता है कि बस लड़ाई खत्म होने के बाद। यहाँ पर जो भी हुआ उसके पीछे तुम ही थे, तो तुम सिर्फ कूल बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो और तुमने हीलर क्यों चूज किया। युवान रिप्लाई देता है कि लगता
है हम दोनों की सोच काफी मिलती है। अगर तुम्हें लगता है कि अपने लोगों को बचाना कूल है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हर रोज कूल ही लगता हूँ। बी लैंग उससे दूर जाते हुए कहता है कि तुम किस बात का इतना घमंड कर रहे हो, वैसे अच्छा खेले, मैं जीत गया। प्रिंसिपल कैल्विन उससे कहते हैं कि क्या हुआ, गेम खत्म हो गया? तो वो जवाब देता है कि हाँ मैं जीत गया, लेकिन आपके स्टूडेंट ने आपका आईडी ब्लॉक कर दिए हैं। कैल्विन कहते हैं कि मुझे लगता है कि बी लैंग ने दूसरों के आईडी से ऐसा किया है। बच्चे बहुत पॉजेसिव होते हैं, वो नहीं चाहता कि तुम किसी और लड़के के साथ गेम खेलो। कुछ टाइम बाद बी लैंग युवान के पास आता है और उसे बहुत अजीब तरीके से घूरता है और उससे कहता है कि अभी हमारा डुअल इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ, मुझे तुम्हारी थोड़ी और मदद चाहिए। युवान पूछता है कि डुअल, ये बच्चा आखिर कर क्या रहा है? प्रिंसिपल कहते हैं कि बी लैंग, अभी हम दोनों में असली विनर डिसाइड नहीं हुआ है, इस बार मैं तुमसे असली मर्द की तरह 1-on-1 चैलेंज देता हूँ। युवान कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या आप सच में लड़ाई करना चाहते हो? बी लैंग जवाब देता है कि बिल्कुल, इस बार मैं तुमको हार मानने का मौका भी नहीं दूंगा। युवान सोचता है कि ये इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये प्रिंसिपल से कहता है कि आप कस के पकड़ लो, हम तेजी से जाने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ड्रेसअप कंपटीशन का कुछ कर रही होती है। तभी एक बच्चा पीछे से बोलता है कि तुम्हारा फैशन सेंस बहुत बेकार है, अब मान गए ना कि तुम हार गए। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मेरा ड्रेस देखो, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट एक और कहता है कि नहीं, ये ड्रेस ट्राई करो। से ड्रेसिंग का इतना ज्ञान देने वाले अपने प्रिंसिपल कैल्विन है, जो कि ज्ञान दे रहे होते हैं कि लिटिल 11 की स्किन थोड़ी डार्क है, इसीलिए इसके साथ पिंक लिपस्टिक सूट नहीं करेगा। युवान उनको देखकर कहता है कि अच्छा है, तो ये था इन दोनों का मॉडर्न वाला डुओ। लगता है मुझे उम्मीद से ज्यादा मजेदार चीज देखने को मिल गई। दूसरी तरफ हम इस चोटी वाले को देखते हैं उसके दोस्त के साथ, और वो उसको बोल आता है कि भाई उस वक्त सब लोग मेन फील्ड में घुस गए थे, फिर भी हमने ट्रैप एक्टिवेट क्यों नहीं किया? इसके बाद ये चोटी वाला बंदा उसके मुंह में लॉलीपॉप जबरदस्ती ठूस देता है और उसको बताता है कि मैंने पहले ही कहा था, ये सब कुछ उस न्यू स्टूडेंट की टेस्ट के लिए है। क्या तुम सच में पहले ही दिन उसके सामने अपनी बुरी इमेज बनाना चाहते थे? वैसे मुझे भी वो लड़का पसंद आया। इसके बाद वो बी लैंग के पास आता है और उसके फोन में बिना उससे पूछे कुछ बकचोदी करने लगता है। युवान अपने मोबाइल में कुछ वॉलपेपर वगैरह सेट कर रहा था, तभी बी लैंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? उसको अपने पास आते ही अपना फोन छुपाने लगता है और उससे कहता है कि बड़ों के काम में दखल अंदाजी मत करो, जाओ जाके अपने क्लासमेट के साथ गेम खेलो। तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि चलो तुम्हें अकेडमी का टूर कराता हूँ। युवान कहता है कि जाओ, तुम्हारे क्लासमेट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाते टाइम वो युवान से कहता है कि मैं तुमको बहुत ही जल्द बताऊंगा कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वेयरवुल्फ एकेडमी में एडमिशन लेने के बाद मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। वैसे अब हम देखते हैं कि युवान अपने फोन के वॉलपेपर पर बी लैंग की इमेज लगा रहा है और उससे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस जगह पर ज्यादा खुश रह पाओगे। इसके बाद हम हिस्ट्री क्लास का सीन देखते हैं। वेयरवुल्फ और वैम्पायर दोनों ही छिपी हुई सिविलाइजेशन है। बहुत पहले उन्होंने इंसानी लीडर के साथ एक समझौता किया था। उस समझौते की एक जरूरी शर्त ये थी कि हम अपनी पहचान आम लोगों से जितना हो सके उतना छुपा कर रखेंगे। अपनी पहचान छुपाने के लिए तुम लोगों को अपने कान और पूंछ को छुपाना सीखना होगा। इसके बाद हम सेफ शिफ्टिंग क्लास का सीन देखते हैं। हिस्ट्री टीचर ने जो बोला था कि अपना पूंछ और कान छुपाना पड़ेगा, तो ये टीचर उनको वही करना सिखाती हैं। चलो सब लोग मेरे 3 बोलने पर अपना कान और पूंछ छुपाएंगे। सीजा, तुम फिर से लेट हो गए। वैसे ये वही चोटी वाला लड़का है और ये यहाँ पर आते ही कहता है कि क्या तुमको लगता है कि मुझे इस क्लास पर ध्यान देने की जरूरत है? अभी ये अपना कान और पूंछ छुपाना सीख गया है। इसके बाद हम कॉम्बैट क्लास का सीन देखते हैं और ये उन्हें सिखाते हैं कि सिर्फ अपना पहचान छुपा लेना काफी नहीं है, खुद की हिफाजत करने के लिए तुम्हें ताकतवर भी बनना पड़ेगा। हम वेयरवुल्फ अपनी ताकत नेचर से पाते हैं। हर वेयरवुल्फ किसी न किसी नेचर एलिमेंट के साथ ही पैदा होता है। सभी इन्वायरमेंट मिलने पर उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब सब लोग 2-2 की टीम बनाओ, एक दूसरे से ड्यू करो। ये जो चोटी वाला लड़का है ये यहाँ पर खड़े खड़े सो रहा है। तब उसे टीचर कहते हैं कि तू भाई खड़े खड़े कैसे सो सकता है? जिस पर वो स्टाइल मारते हुए कहता है कि शायद आप भूल गए, मुझे इस पूरी क्लास में कोई हरा नहीं सकता। बी लैंग उसे एक पंच मारता है और टीचर से कहता है कि मैं इसके साथ पेयर बनाऊंगा। फायर आर्म्स क्लास का सीन देखते हैं और ये टीचर हमारे युवान सर हैं। ये अपने बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि सिर्फ शरीर का ताकत काफी नहीं होता। क्या तुम लोगों ने कभी ये देखा है? ये इंसानों की टेक्नोलॉजी है, इसे बंदूक कहते हैं। के बाद वो बंदूक के अंदर का गोली निकाल कर कहते हैं कि चलो बताओ इसको क्या कहते हैं? जिस पर एक लड़की जवाब देती है कि ऑफ कोर्स बुलेट। जिस पर वो जवाब देते हैं कि बहुत बढ़िया, अब बताओ इस बुलेट की सबसे खास बात क्या है? एक स्टूडेंट रिप्लाई देता है कि ये वैम्पायर को मारने के लिए बनाया गया है, इसीलिए ये शायद सिल्वर या फिर गार्लिक से बना होगा। जिस पर युवान कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही सब कुछ पढ़ रखा है, तो बताओ इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? बी लैंग बताता है कि इसकी फायरिंग स्पीड बहुत तेज है, पावर भी ज्यादा है और ये वैम्पायर को एक रेंज तक पीछे ढकेल सकता है। बहुत बढ़िया, ये लो तुम्हारे लिए एक फ्लावर।
पावर। ये चोटी वाला बंदा इस चीज में तेज नहीं है। यहाँ पर वो टीचर से बोल रहा होता है कि सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाओ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एल्केमी क्लास इसको अपने वाइस प्रिंसिपल मैनेज कर रहे हैं। वो बताते हैं कि सिर्फ वेपन ही नहीं, मेडिसिन और पॉइजन भी किसी की जान ले सकता है और किसी की जान बचा भी सकता है। इसके बाद बच्चे अपना एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल, कुकिंग क्लास। इंसानी सोसाइटी में घुलने मिलने के लिए इंसानों का खाना बनाना और उसका टेस्ट समझना बहुत जरूरी है। वो चोटी वाला बच्चा बीलैंग से कहता है कि भाई तू तो हर क्लास में कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुमने ये सब कुछ सीखा कहाँ से है? वैसे इसने अभी उसको मास्टर बुलाया था क्योंकि इनके बीच में शर्त लगी थी ना कि जो हारेगा वो उसको मास्टर बोलेगा। बीलैंग कहता है कि अगर तुम दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख सकते तो मुझे मास्टर मत बोला करो। जिस पर वो रिप्लाई देता है कि नहीं, ये तो नहीं होगा, मिस्टर कैल्विन ने कहा था जो वादा करो उसको निभाना चाहिए। जिस पर वो रिप्लाई देता है कि मास्टर कैल्विन ने क्या ये भी सिखाया था कि बच्चों के बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए? ये बात युवान ने बोला था। इसको यहाँ पर देखकर बीलैंग कहता है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो रिप्लाई देता है कि मैंने सुना था कि स्टूडेंट द्वारा बनाया गया केक टेस्ट करने को मिलेगा, इसीलिए बस मैं फ्री का केक खाने आ गया। एक टीचर केक बना रहे होते हैं, तब बीलैंग कहता है कि ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इस पर युवान कहता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा ही उम्मीद किया था। जिससे युवान की लड़ाई हुई थी वही केक बना रहा है, इसीलिए जब युवान केक लेने जाता है तो वो सीधा मना कर देता है। बीलैंग के पास आता है और कहता है कि आज तुमने मेरे क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, एज अ रिवॉर्ड तुम इसे रख लो। जिस पे वे थैंक यू बोलता है। वैसे तुम वही लड़के हो ना जिसको युवान यहाँ पर लाया था। अभी तुम छोटे हो लेकिन अपनी हिफाजत के लिए लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। मेरी सलाह है कि तुम युवान से थोड़ा डिस्टेंस बना लो। बीलैंग कहता है कि आपको उनके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। युवान बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, मैं वही मानता हूँ जो अपनी आंखों से देखता हूँ। इसके बाद वो केक लेकर जाता है युवान के पास और कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए। बट वो चोटी वाला बंदा कहता है कि अरे इधर आओ यार, क्रीम चलाने में मेरी हेल्प करो, नहीं तो बाद में तुमको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। वो मास्टर सोचता है कि युवान तुम अब भी लोगों को अपनी तरफ खींचने में काफी अच्छे हो, लगता है कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। नेक्स्ट पैनल में हम उस बैट को देखते हैं जो कि अपने मालकिन के पास वापस आ रही है और इसको कौन ओन करता है? अपनी यान, ये खूबसूरत सी फीमेल वैम्पायर। और ये अभी अपने बैट की मदद से किसी के ऊपर नजर रखी हुई है और ये कहती भी है कि अगर वो लोग सच में उधर जा रहे हैं तो मुझे पता है कि उनका अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। कुछ टाइम बाद दो वैम्पायर यान से मिलने आते हैं और ये दोनों वैम्पायर वही लाल बालों वाला वैम्पायर है और एक वो जो चश्मा लगाता था। तुम लोगों को याद होगा युवान ने इन दोनों को बहुत मारा था। चश्मे वाला कहता है कि टाइम पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस। वो रिप्लाई देती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने पार्टनर की वजह से यहाँ पर आए हुए हो, क्या वो अभी भी जिंदा है? अब हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों एल्डर के पास हैं। लाल बालों वाला कहता है कि एल्डर ये मेरी नाकामी है, बीलैंग हमारे हाथ से निकल गया, ये सब कुछ युवान की वजह से हुआ है। नीले बालों वाला भी कहता है कि वो बार बार हमारे रास्ते में आता है। एल्डर कहता है कि तुम ब्रांड फैमिली के मेंबर हो, इसीलिए तुमको तुम्हारे क्लैन के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। जिस पर वो यस में रिप्लाई करता है। लाल बाल वाला लोअर फैमिली के क्लैन से बिलोंग करता है, इसीलिए एक दूसरी लेडी कहती है कि आप इसको मुझे दे दो और इसे जस्ट एक बार देखो। इसको ऐसा देखकर ही लगता है कि ये जिंदा मार देगी इसको। मैं वाला वैम्पायर कहता है कि एल्डर प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा दया दिखा दो, वो पहले से ही बहुत जख्मी है। बट ये कहाँ सुनने वाली थी, ये आते ही उसको जोर से मारती है जिससे कि ये दूर फेंका जाता है। बट एल्डर कहते हैं कि आज से ये तुम्हारे हवाले। चश्मे वाला वैम्पायर कहता है कि मालिक वो हमेशा आपका वफादार रहा है, कृपया उसकी सजा थोड़ी कम कर दीजिए। जिस पर वो लड़की कहती है कि एक निकम्मे और नाकाम आदमी की वफादारी का हम अचार डालेंगे। लाल बाल वाला कहता है कि मुझे प्लीज एक और मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये लेडी कहती है कि एक लीडर का काम है इंसानों को सजा देना और एक सही डिसीजन लेना। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके फॉलोअर्स उनका सम्मान कैसे करेंगे? तुम्हारा क्या सोचना है इस बात पर एल्डर? मैंने अभी तक इसके सजा का फैसला नहीं बनाया था, लेकिन इसके लिए मौत से बड़ी सजा और क्या हो सकती है? इसे जेल में डाल दो और आज ही फांसी पर लटका देना। ये बोलते हुए वहां से चली जाती है। चश्मे वाला वैम्पायर बताता है कि मैंने अपनी फैमिली के नाम पर उसको छुपके से जेल से निकाल लिया, लेकिन तब तक उसे इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया गया था कि वो इंसान जैसा भी नहीं लग रहा। जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम मेरे पास गॉन के खिलाफ शिकायत करने के लिए आए हो। गॉन के पास वही ताकत है जो आपके पास है। गॉन की पावर रैंकिंग बिल्कुल उतनी ही है जितनी आपकी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसने अपनी हद पार कर दी है। यान भी कहती है कि मेरे पिता भी उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम में है। जिस पर वो कहता है कि शायद एल्डर भी उसको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं और हो सकता है कि शायद हम उनकी मदद कर सकें। अगर जरूरत पड़ी तो मैं चुपके से युवान का साथ देने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? ये रिप्लाई देता है कि साथ काम करने से पहले मैं अपने वफादारी का सबूत देना चाहता हूँ। तुम्हारे नीचे काम करने वाले कई लोगों ने तुम्हारी शिकायत एल्डर के पास की है। अगर आप उन गद्दारों को खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें एक और भरोसेमंद इंसान की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही अपने आप को इंसान क्यों कह रहा है तो ये
वैम्पायर, इसको बोलना चाहिए एक और भरोसेमंद वैम्पायर की जरूरत पड़ेगी। तभी ये लाल बालों वाला कहता है कि मैंने आपको धोखा अपनी मर्जी से नहीं दिया था, ये सब कुछ एल्डर के हुक्म पर था। यान अपना टेंटिकल वगैरह निकालकर उसके साथ कुछ तो करती है जिससे कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता, और उस चश्मे वाले वैम्पायर से कहती है कि तुम्हारी वफादारी देखकर मुझे खुशी हुई, मैं तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करूंगी। वो वैम्पायर उनके सामने झुकता है और कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बट यान कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मेरे पिता से नफरत करते हो। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि वो गॉन को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन असल में एल्डर एक बड़े प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए अपने आदमियों की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि ब्रांड फैमिली बहुत ही ईमानदार और वफादार खानदान माना जाता है। ये चश्मे वाला वैम्पायर उसी फैमिली से बिलोंग करता है जो पूरी जिंदगी अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखते हैं। बट दूसरी तरफ यही वैम्पायर अपने मन में बोल रहा होता है हर किसी को अपनी जिंदगी में कम से कम 1 या 2 बार अपने स्वार्थ के लिए भी फैसला करना चाहिए। यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लाल वैम्पायर अभी वैम्पायर नहीं बना है, वो इंसान है। जहाँ पर ये चश्मे वाला वैम्पायर चाहता है कि वो उसे ऐसी जगह पर लेकर जाए जहाँ पर धूप ना आ सके, जिस पर वो लाल बालों वाला कहता है कि देख, अगर तू ऐसा चाहता है तो मेरे सामने झुक और रिक्वेस्ट कर। नेक्स्ट सीन में ये जो चश्मे वाला वैम्पायर है वो इसे काट लेता है, जिससे कि अब ये भी वैम्पायर बन जाएगा। जिस पर ये कहता है कि क्या तुमने मुझे अपना पर्सनल सप्लाई स्टेशन समझ रखा है, और आप अपने उस बेकार टीममेट को कह देना अगर उसने दोबारा तंग किया तो मैं खुद ही उसका पिटाई कर दूंगा। नेक्स्ट पैनल में ये अजीब तरीके से अपना मुंह बना रखा है, तो वो उसे पूछता है कि ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है। ये एक्सप्लेन करता है कि वैम्पायर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब जब हम दोनों पार्टनर हैं तो मेरा साथ देते वक्त मुझे नीचे मत खींचना। अब हम वो सीन भी देखते हैं जहाँ पर इसने युआन से लड़ाई किया था। ये उससे कहता है ना कि बस तुम इंतजार करो और देखना हम कैसे तुमसे बदला लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये अपना चश्मा तोड़ते हुए कहता है कि जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, मेरे पार्टनर का इन सबसे कोई लेना देना नहीं था। 3 महीने बाद चोटी वाला वेयरवुल्फ बोल रहा होता है कि मास्टर आप पहले से कुछ ज्यादा ही तेज हो गए हो, जिस पर बी लैंग कहता है कि अच्छा है, ऐसा है क्या, लेकिन अभी भी अगर मैं तुम्हें नहीं हरा पाया तो फिर मेरे लिए शर्म की बात होगी। जाते टाइम वो इसे पूछता है कि अच्छा बताओ, छुट्टियों में तुम्हारा कहीं जाने का प्लान है। बी लैंग कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो इसी स्कूल में रुकने वाला हूँ, तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। मैं अपने गाँव में वापस जाने का सोच रहा हूँ, अकेडमी में रुकना बहुत बोरिंग होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ये सफर इतना भी आसान नहीं होगा, हमें बहुत मजा आएगा। वैसे मेरे घर वाले काफी दिनों से मेरे चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे डर है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ। बी लैंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कई लोगों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए जो कि वहां पर तुम्हारी हेल्प कर सके। तभी कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे साथ चल रहे हो, जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं देता और बहुत ही तेजी से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ये चोटी वाला वेयरवुल्फ कहता है कि मास्टर कैल्विन हमेशा कहते हैं दोस्ती पहले कंपटीशन बाद में। ये बंदा बी लैंग के ऊपर बैठा हुआ है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि पहले मुझे छोड़ो, जिस पर वो उसे शांत रहने के लिए कहता है और समझाता है कि ये नदी बिल्कुल साफ है, वर्कआउट के बाद हम इसमें नहा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें शर्म आती है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बी लैंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गाँव चलूंगा, लेकिन अगर वहाँ सच में कुछ बुरा हुआ है तो सिर्फ हम दोनों काफी नहीं होंगे, हमें किसी और इंसान की भी जरूरत पड़ेगी। जिस पर वो पूछता है कि अच्छा बताओ कौन। युआन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि बी लैंग सही कह रहा है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। उन्हें देखकर ये चोटी वाला वेयरवुल्फ बहुत डर जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताते हैं कि मैं तो यहाँ पर बस फूकने आया था, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों भागते हुए यहाँ आ जाओगे। तुम दोनों बच्चे जब लड़ते हो तो किसी और की बिल्कुल परवाह नहीं करते, मुझे तुम दोनों को गिरने से बचाने के लिए दौड़कर आना पड़ा है। बी लैंग पूछता है कि क्या आप ठीक हो। वो जवाब देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी पैंट शायद ठीक नहीं है। चोटी वाला वुल्फ कहता है कि अगर आप मेरे साथ आना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आखिरकार आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। वैसे इसने फैंग को भी मैसेज किया है अपने साथ होम टाउन जाने के लिए। युआन पूछता है कि रुको 1 मिनट, क्या तुमने फांग को भी इनवाइट किया है इसके लिए। वो जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी नजर में प्रिंसिपल सबसे बेहतर इंसान है और मिस्टर फांग सबसे ताकतवर फाइटर। देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। इसने उनको मैसेज किया है कि क्या आप हॉलीडे के दौरान फ्री हैं, बट वो रिप्लाई करते हैं कि माफ करना, मेरे पास मेरा खुद का प्लान है, तुम सभी लोग ट्रिप पर एंजॉय करना। जिस पर वो कहता है कि अरे यार मैंने उनसे पूछने में देर कर दी। बट युआन सोचता है कि क्या वो डेट पर जा रहा है। कैल्विन के ऊपर पीछे से एक इंसान अटैक करता है, तब कैल्विन उनसे कहते हैं कि कितने बेवकूफ हो तुम, और ये फांग है। ये उनको बस ये बताने के लिए अटैक कर रहा था कि आप यहाँ पर कितने आराम से बैठे हो, वो भी बिना किसी हथियार के। जब युआन पहली बार एकेडमी आया था उसने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था और उस टाइम तुम बस खड़े खड़े देख रहे थे। कैल्विन बताते हैं कि एकेडमी को ताकतवर लोगों की जरूरत है, हो सकता है कि वो फ्यूचर में तुम्हारा बर्डन बने या फिर कंधे से कंधे मिलाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। फांग कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी बातें मैं एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से निकाल देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो इंसान जबरदस्ती
जबरदस्ती लोगों को हॉलीडे पर भेजता है, उसे ये सब कहने का हक है। और हॉलीडे पर भी तुम मिशंस के लिए भेज रहे हो। यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। फैंक, मैंने तुम्हारा इक्विपमेंट तैयार कर दिया है, तुम्हारे लिए टीम भी अरेंज कर दी है, तुम्हारे मैगजीन तक ऑर्डर कर दिए हैं। इतना सब करने के बाद ऐसा लगता है कि तुम मेरे पर्सनल एम्प्लॉय बन गए हो। जिस पर वो कहता है कि अच्छा बस करो, कितना मेरा मजाक उड़ाओगे, यहाँ पर मेरे टीममेट हैं। कैल्विन भी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मजाक बहुत हो गया। इस बार मैं तुम्हें रिवर क्रेक नाम के एक वेयरवुल्फ विलेज में भेज रहा हूँ। ये अकेडमी के पास ही एक विलेज है। आधे महीने पहले उस गांव से बाहर का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया। मैंने जितने भी इन्वेस्टिगेटर को भेजे उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। फैंग, अकेडमी के सीक्रेट वेपन के रूप में मैं चाहता हूं कि तुम इस स्पेशल टीम का कमांड संभालो। जाकर पता लगाओ कि वहां पर असल में हो क्या रहा है और ये भी पता लगाओ कि इन सब के पीछे कौन है। वो जवाब देता है कि ठीक है, समझ गया मैं, इसके लिए मैं तुरंत निकल रहा हूँ। जाते टाइम वो कैल्विन से कहता है कि यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है, आप अंदर जाकर आराम कीजिए। बट वो कहते हैं कि आज चांद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। फैंग कहता है कि नहीं, इस ठंडी हवा में आप बीमार पड़ जाओगे। कैल्विन जवाब देते हैं कि तुम इसी तरह हमेशा बोरिंग काम करते हो। जिस पर वो हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ ठीक है, मैं बोरिंग हूँ। और ये कहने के बाद वो उन्हें गोद में उठा लेता है। कैल्विन कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे सारे टीममेट है ना, क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? वो रिप्लाई करता है कि अगर आप सबक सीख लिए हो तो आगे से अपने पर्सनल एम्प्लॉय के साथ अच्छे से बिहेव करना। देखो, कई लोगों के सामने ये उसे अपने गोद में उठाकर लाया। जिस पर कि कैल्विन कहते हैं कि अच्छा है, तो तुम पूरे लोगों के सामने मेरी ले रहे हो। उन लोगों के जाने के बाद कैल्विन एक किताब खोलते हैं। ये शायद एल्बम है जिसके अंदर किसी की तो फोटो है। बी लैंग किसी पहाड़ के ऊपर आकर खड़ा है। इवान उसके पीछे आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? बी लैंग उल्टा ही जवाब देता है कि मैंने तुमको कभी नहीं बोला मेरे पीछे आने के लिए, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? रिप्लाई देता है कि मैं उस दिन के बारे में सोच रहा था जब हम पहली बार मिले थे। उस रात भी आज की तरह चांद बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस वक्त आसमान में इतने सितारे नहीं थे, हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। मुझे लगता था कि शायद सुबह कभी होगी ही नहीं। बी लैंग सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये आदमी अपना ये साइड भी हमें दिखाएगा, मतलब ये उसका थोड़ा सा नरम दिल वाला साइड है ना, तो जो उसको दिखा रहा है। युआन अपना डायलॉग कंटिन्यू रखता है और बोलता है, मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का रास्ता अंधेरे से भरा हुआ है, लेकिन तुमने मुझे सितारों से भरा आसमान दिखाया। बी लैंग पूछता है कि तुम अचानक से आज ये सब क्यों कह रहे हो? युआन कहता है कि मैं सिर्फ कल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है मैं उसके भी बारे में सोच रहा हूँ। बड़े लोगों के दिमाग में बहुत तरह के ख्याल रहते हैं। अभी युआन ने बोला है बड़े लोग, जिसको सुनकर बी लैंग चिढ़ जाता है। वो कहता है कि अपने मुंह से ये शब्द मत बोला करो, मुझे पसंद नहीं, और जो तुम ये सोच रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा बेकार सपना है। इस दौरान तो ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। युआन कहता है कि मान लो अगर वो सपने नहीं हुए तो शायद जो आगे होगा तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। खुद को थोड़ा बड़ा होने का वक्त दो। ये बोलते हुए वो उसे हक कर लेता है। काश मैं फिर से तुम्हारी उम्र में लौट पाता जब मैं बिना डरे हुए हर काम कर लेता था। बी लैंग कहता है कि ठीक है, तुमको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मेरे भी कुछ अधूरे काम है। जब तक मैं वैम्पायर एल्डर से अपना बदला नहीं ले लेता मैं कभी नहीं रुकूंगा। युआन उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुमको कब बोला कि ये रास्ते पर तुम अकेले चलोगे? सबसे पहले सामने खड़ी मुसीबत को खत्म करते हैं। चलो, फैंग ने जिस वेयरवुल्फ विलेज का जिक्र किया था पहले हम वहां चलते हैं। जिस पर वो यस में जवाब देता है। अब हम उस चोटी वाले वुल्फ को देखते हैं जो कि बैठकर पढ़ाई कर रहा है। फैंग उस गांव में जाने के लिए तैयार है। कैल्विन बैठकर विंडो की तरफ देख रहे हैं। डॉक्टर अपने बॉस की तरफ देख रही है या फिर उनसे कुछ बातें कर रही होगी। यान अपनी खिड़की से चांद को देख रही है। ये चश्मे वाला वैम्पायर कहीं जाने को तैयार है, शायद ये युआन से मिलने आ रहा होगा। और इधर एल्डर जो कुछ तो कर रहा है, इसका समझ नहीं आ रहा है। लास्ट में बी लैंग अपने मन में कहता है, चाहे आगे का सफर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं अपने पंजों से हर रुकावट को चीर दूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है तुम्हारे साथ चलने वाला हर रास्ता सितारों से रोशन होगा। इसी के साथ ये खूबसूरत स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। लगता है ऑथर ने एंडिंग को जानबूझकर ओपन छोड़ा है। अगर नेक्स्ट सीजन आता है तो हो सकता है कि दोनों जो हमारे मेन कैरेक्टर है इनके बीच रोमांस भी दिखाया जाए। बस हमारा ये छोटा सा हीरो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा।